अब सेमीकंडक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर, जिसको डिटेल में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बीजेटी बोलते हैं, बाकी शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि 1948 में 3 साइंटिस्ट थे, बर्डीन, शॉकले और ब्रेटेन, है ना? इन तीनों ने मिलकर के क्रांतिकारी मतलब एक रेवोल्यूशनरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खोज की, जिसको उन्होंने ट्रांजिस्टर का नाम दिया। और ध्यान रखना, ये जो ट्रांजिस्टर जो डिवाइस है उसका प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होने लग गया, है ना? तो ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होने लग गया, इसलिए 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो कोई ट्रांजिस्टर को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में बोल सकते हैं कि कोई सिलिकॉन की चिप लो, इधर से एन टाइप की और इधर से पी टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज करो, तब तो जो इंटरेस्टिंग नमूना होता है उसको डायोड बोलते हैं। लेकिन अगर इधर से भी एन टाइप, इधर से भी एन टाइप और बीच में थोड़ी सी पी टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज कर दें, तो फिर जो महा इंटरेस्टिंग नमूना बनता है उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छे ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। नाम से ही क्लियर है नाम से ही क्लियर है कि कोई सिलिकॉन की चिप लें, इधर से भी एन टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज करें, इधर से भी एन टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज करें और बीच में बहुत थोड़ी सी पी टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज कर दें, तब जो नमूना बनता है उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और ऐसे ही सिलिकॉन की चिप में इधर से भी पी टाइप, इधर से पी टाइप और बीच में थोड़ी सी एन टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज कर दें, तब जो नमूना बनता है उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। है तो देखो, वैसे तो ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनपी और एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, लेकिन ध्यान रखना कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है आउट ऑफ डेटेड हो चुका है, उसका कोई खास यूज नहीं होता है ना? आजकल एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही प्रैक्टिकल यूज होता है। उसका रीजन भी आगे तुमको पता चलेगा। है तो ध्यान रखना कि इसका रीजन ये है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें मेनली बहने वाले होल्स होते हैं, और हमको पता है कि होल की मोबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज नहीं करते हैं। बाकी एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहने वाले मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इसी का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना कि शुरू में तो हम मूर्खों से पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, लेकिन आगे जो पार्ट है उसमें हम केवल एनपीएन ट्रांजिस्टर पर ही कंसंट्रेट करेंगे। अपने 12th या जेईई मेंस या नीट के सिलेबस में हमको केवल एनपीएन ट्रांजिस्टर इसी की स्टडी करनी है। चलिए पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर इसी को हम मेनली स्टडी करेंगे। ये तो मैंने पहले ही बताया था कोई सिलिकॉन की चिप हो, उसमें इधर से भी एन टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज करें, उधर से भी एन टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज करें और बीच में बहुत थोड़ी सी पी टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज करें, तब जो नमूना बनता है उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। या इसको है ना इसको किताबी शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि है ना, किताबी शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि एन रीजन और इधर भी एन रीजन के बीच में थोड़ा सा पी टाइप का जो रीजन है उसको अगर बनाया जाए, या दो एन टाइप के रीजन के बीच में पी टाइप के रीजन को सैंडविच किया जाए, तब जो इंटरेस्टिंग नमूना होता है उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। बच्चों जो पहले ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना? एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अच्छे ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं, है ना? पहला जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, इसलिए इसको इमिटर बोलते हैं। इसके सामने वाला अपोजिट साइड वाला जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉन को कैच करता है, कलेक्ट करता है, इसलिए इसको कलेक्टर बोलते हैं। और बीच वाला जो रीजन है वो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की चोरी कर देता है, तो वैसे तो उसको चोर बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको बेस नाम दे दिया है ना। तो हर किसी ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं, इमिटर, बेस और कलेक्टर। चलो तीनों को देखते हैं ना। पहले इमिटर देखते हैं, या तो आगे हम पढ़ेंगे सॉरी ना, डेल्टा के आगे हम पढ़ेंगे कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, इस रीजन को इमिटर बोलते हैं। और ध्यान रखना कि इमिटर में डोपिंग की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रखते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाए। तो इमिटर में डोपिंग की कंसंट्रेशन तो ज्यादा रखते हैं, लेकिन उसकी साइज मॉडरेट होती है। उसकी और आगे बढ़ाओ,
तो उसके बाद इसके जो सामने वाला रीजन है ना, ध्यान हटाए, ध्यान हटा कि इमिटर के जस्ट अपोजिट वाला जो रीजन है, उसको कलेक्टर बोलते हैं। इसका भी रीजन है कि इसके जो अपोजिट वाला रीजन है ना, आगे तुम पढ़ोगे कि इमिटर के जो अपोजिट वाला रीजन है वो इलेक्ट्रॉन को कैच करता है, मतलब कलेक्ट करता है, इसलिए इसको कलेक्टर बोलते हैं। और ध्यान रखना, फिर ध्यान रखना कि जो कलेक्टर रीजन है उसमें डोपिंग की कंसंट्रेशन तो मॉडरेट रखते हैं, लेकिन इसकी साइज सबसे ज्यादा होती है। कलेक्टर में डोपिंग की कंसंट्रेशन मॉडरेट और कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी क्यों रखते हैं, उसका भी कारण है ना। पहले डोपिंग की कंसंट्रेशन के बारे में देखते हैं, ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना कि कलेक्टर में डोपिंग की कंसंट्रेशन का कोई खास महत्व तो नहीं है, लेकिन ना, लेकिन एक छोटा सा रीजन है। फिर तो हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर के नॉर्मल वर्किंग के लिए बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं। और तुम खुद बताओ ना, तुमको बताओ कि डोपिंग की कंसंट्रेशन का, सॉरी, कलेक्टर में डोपिंग की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा रखी, तो फिर बेस और कलेक्टर जो जंक्शन है उसका रिवर्स ब्रेकडाउन, मतलब जीनर ब्रेकडाउन हो सकता है। तो जीनर ब्रेकडाउन ना हो, उसी के लिए कलेक्टर में डोपिंग की कंसंट्रेशन मॉडरेट रखते हैं। और कलेक्टर की साइज सबसे लार्जेस्ट क्यों रखते हैं वो भी देखना है ना। तो तुम, अरे हम कॉमन से बोल सकते हैं कि जब भी ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो होगी तो ट्रांजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होगी। हमको पता है ना, हमको अच्छे पता है कि चाहे किसी रेजिस्टर वायर से करंट फ्लो या किसी सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो के कारण हीट तो प्रोड्यूस, है ना, रेजिस्टर में भी होती है, सेमीकंडक्टर में भी होती है ना। तो हमको पता है कि हमको होता है कि ट्रांजिस्टर से जब करंट फ्लो होगी तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और तो हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट निकालनी भी पड़ेगी, मतलब डिसिपेट भी करनी होगी। और हीट डिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा एरिया अवेलेबल होना चाहिए। अब ध्यान रखना कि इमीटर की साइज हम ज्यादा नहीं रख सकते, हमको पता है कि इमीटर में डोपिंग की कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी है तो उसके लिए साइज छोटी रखनी होगी। सोच सकते हैं ना, इमीटर में डोपिंग की कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी है तो उसके लिए साइज तो छोटी रखनी होगी। उसके बाद बेस की भी साइज बड़ी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि हम चाहते हैं कि बेस में ज्यादा रिकॉम्बिनेशन ना हो, ये चाहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बेस रीजन, अधिकतर इलेक्ट्रॉन बेस के रीजन को पार कर जाए जाते हैं। तो बेस में इन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा रिकॉम्बिनेशन ना हो, उसके लिए बेस की भी साइज बहुत पतली रखनी होती है। तो तुम बताओ कि डोपिंग की हाई कंसंट्रेशन के कारण इमिटर की भी साइज बड़ी नहीं रख सकते, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिकॉम्बिनेशन से रोकना है इसलिए बेस की भी साइज बड़ी नहीं रख सकते। तो अब बचा क्या, केवल कलेक्टर। इसलिए बेचारे जो कलेक्टर रीजन है उसकी साइज बड़ी रखते हैं ताकि ये बेचारा ज्यादातर हीट डिसिपेट कर पाए। और बच्चों एक और चीज ध्यान रखना कि इमिटर और कलेक्टर के बीच का जो पतला सा रीजन होता है उसको बेस बोलते हैं। और ध्यान रखना कि बेस में डोपिंग की कंसंट्रेशन भी बहुत कम होती है और बेस की साइज भी सबसे कम होती है, मतलब सबसे पतली साइज होती है ना। इसका भी रीजन है ना, इसका भी रीजन है कि देखो, आगे हम पढ़ेंगे कि जो इमिटर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, फिर बेस थोड़े से इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है या रिकॉम्बिनेशन कर देता है। ये तो हम चाहते हैं कि, है ना, हम चाहते हैं कि इमिटर जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है उसमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन बेस के पतले से रीजन को पार कर जाए, मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा ना हो, ये चाहते हैं। तो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चोरी ना हो या रिकॉम्बिनेशन ज्यादा ना हो, उसके लिए बेस की साइज भी बहुत पतली रखते हैं और डोपिंग की कंसंट्रेशन भी बहुत कम रखते हैं, ताकि बेस बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन को चुराए, बाकी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को पार करके कलेक्टर तक पहुंच जाए, इसलिए। चलो बच्चों, ये तो हमने ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं, अब हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, इससे करंट कैसे फ्लो होती है वो देखते हैं। तो ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग को, है ना, ध्यान रखना ट्रांजिस्टर की वर्किंग को बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में जो इमिटर है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, फिर बेस थोड़े से इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन को चोरी कर लेता है, और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है उसको कलेक्टर जो है वो कैच कर लेता है, मतलब कलेक्ट कर देता है। बस ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग को बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में जो इमिटर इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है,
बेस थोड़े से इलेक्ट्रॉन को चोरी कर लेता है और कलेक्टर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर देता है, मतलब कैच कर देता है। फिर बच्चों ट्रांजिस्टर की वर्किंग को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, मतलब इससे करंट कैसे फ्लो होती है, इसके साथ बैटरी को कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। है तो ध्यान था, इस ट्रांजिस्टर के साथ बैटरी को कैसे लगाना हो तो कोई छोटा बच्चा भी सोच सकता है ना। तो हमको अच्छे बताया ना, हमको अच्छे बताया कि बताओ जो इमिटर वाला रीजन है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर पुश करता है। और तुम बताओ, है तुम बताओ कि ये रीजन इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धक्का दे पाए, उसके लिए इस इमिटर को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे पाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि जो इमिटर वाला रीजन है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाए या इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धक्का दे पाए, उसके लिए इस इमिटर के साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़ते हैं, है ना। ध्यान रखना कि इमिटर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को हम VEE ऐसे बोलते हैं। हाँ, अब कलेक्टर के साथ देखना है ना, कलेक्टर के साथ देखना है, तुम खुद बताओ ना, तुमको बताओ कि जो कलेक्टर है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, जो कलेक्टर है वो इन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, मतलब इन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और तुम बताओ कि ये, है ना, इमिटर द्वारा इमिटेड इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर पाए या इन इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, उसके लिए इसके साथ हम बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना कि कलेक्टर इन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर पाए, खींच पाए, उसके लिए कलेक्टर के साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ते हैं। और ध्यान रखना कि कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को VCC, तो ध्यान रखना इमीटर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को VEE और कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को VCC बोल देते हैं, है ना। हाँ बच्चे, इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज देख सकते हो, बताओ इमीटर N है ना, तो बताओ इमीटर N टाइप का रीजन है और उसके साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जुड़ा है ना, तो इमीटर N टाइप का रीजन है, उसके साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जुड़ा हो, तो पक्का बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग के लिए बताओ इमीटर बेस जंक्शन को तो फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। और तुम बताओ, है ना, हाँ, तुम बताओ कि जो कलेक्टर है वो N रीजन है और उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जुड़ा है, मतलब बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग या एक्टिव रीजन के लिए इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं। तो अच्छा देखो, ट्रांजिस्टर के साथ बैटरी कैसे जोड़ते हो तो देख लिया बस। अब इसमें करंट कैसे बहेगी उसको हम बहुत इजीली देख सकते हैं ना। तो देखो अच्छे ध्यान रखना ना, अच्छे ध्यान रखना कि VE वाली जो बैटरी है ना, डेल्टा VE वाली बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है वो इमीटर में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनको आगे की ओर धक्का देगा ना, ये हम बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इस वाली बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है वो इमीटर में स्थित इलेक्ट्रॉन्स को आगे की ओर धक्का देगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। और तुम बताओ कि ये वाला जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है, इसीलिए इसको इमिटर बोलते हैं। और चलो मान लेते हैं कि रीजन ने 100 इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिए। अब इम्पोर्टेंट चीज, है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना है ना, तो अच्छे ध्यान रखना कि ये इमिटर जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट करता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव सिरे द्वारा इस रीजन में वापस पहुंचा दिए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की रिकवरी होती जाए, है ना। तुम बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन की रिकवरी नहीं हुई तो कुछ ही टाइम में इमिटर वाला रीजन इलेक्ट्रॉन से खाली हो जाएगा और प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो ये ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ये इमिटर जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट करता है वो सारे इलेक्ट्रॉन, है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस वी वाली बैटरी के नेगेटिव सिरे द्वारा इस रीजन में वापस पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे कि 100 इलेक्ट्रॉन इमिट किए तो सारे के सारे 100 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल द्वारा इस रीजन में वापस पहुंचा दिए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की रिकवरी होती रहे और प्रोसेस मेंटेन रहेगा। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन, फिर होता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऑर्थोडॉक्स करंट नीचे की ओर बहेगी और इमीटर से जो करंट बहती है उसको IE बोलते हैं और ये प्रोपोर्शनल टू 100 होगी। 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना,
तो इमिटर से करंट बहेगी वो आई होगी, उसको रफली प्रोपोर्शनल टू 100 बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं तो बताओ इमिटर जो है ना, जो इमिटर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बेस के पतले से रीजन में पहुंचते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन पहले बेस के पतले से रीजन से गुजरते हैं, और हमको बताया कि बेस का जो पतला से रीजन है उसमें बहुत थोड़े से होल्स हैं। तो ध्यान रखना कि इमिटर जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा उसमें से बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन बेस में स्थित होल से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब रिकम्बाइन हो जाएंगे, है ना? लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि बेस की थिकनेस भी बहुत कम होती है और डोपिंग की कंसंट्रेशन भी बहुत कम होती है, इसलिए ये बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन्स को ये शहीद कर पाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना कि इमिटर, है ना, इमिटर जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट करता है उसमें से बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन बेस में स्थित होल से न्यूट्रलाइज हो पाते हैं। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि इमिटर ने 100 इलेक्ट्रॉन इमिट किए, उसमें से, है ना, उसमें से मान लेते हैं कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही बेस में स्थित होल से न्यूट्रलाइज हो गए या शहीद हो गए, है ना? अब चलो तुम बताओ, है ना? एक और चीज ध्यान रखना कि जितने भी इलेक्ट्रॉन, है ना, ध्यान रखना, ये गुजरने गुजरने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन बेस में स्थित होल से न्यूट्रलाइज होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे द्वारा वापस खींच लिए जाते हैं। बताओ, अगर वापस नहीं खींचे जाए तब तो फिर प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, फिर तो होल पूरे खत्म हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ध्यान रखना कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन बेस में स्थित होल से न्यूट्रलाइज होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये वीई के पॉजिटिव सिरे द्वारा वापस खींच ले जाते हैं। तो ऐसे मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गए, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे द्वारा वापस खींच ले जाते हैं ताकि प्रोसेस मेंटेन रहे। और तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ऑर्थोडॉक्स करंट ऊपर की ओर बहेगी, और बेस से जो करंट बहती है उसको आईबी बोलते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं मतलब आईबी होगा और प्रोपोर्शनल टू 2 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि आईई तो प्रोपोर्शनल टू 100 लेकिन आईबी प्रोपोर्शनल टू 2 होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना? आगे बढ़ रहे हैं, तुम बताओ कि इमिटर ने, है ना, आराम से बताओ कि इमिटर ने 100 इलेक्ट्रॉन इमिट किए, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बेस में स्थित होल से न्यूट्रलाइज हो गए, बाकी अधिकतर इलेक्ट्रॉन मतलब बचे कुचे 98 इलेक्ट्रॉन इस बेस के पत्ते से रीजन को पार करके कलेक्टर के रीजन में पहुंच जाते हैं। है तो ध्यान रखना है ना, इमिटर जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट करता है ना, इमिटर जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट करता है उसमें बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन बेस में स्थित होल से न्यूट्रलाइज हो पाते हैं, बाकी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इस बेस के पतले से रीजन को पार करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। फिर तुम बताओ ना, तुम बताओ कि कलेक्टर के साथ तो हम बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ रखा है ना, कलेक्टर के साथ तो बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ रखा है, बताओ ये जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वो बचे हुए 98 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है ना? तो ध्यान रखना, कलेक्टर के साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, तो जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वो बचे हुए 98 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो बताओ कि ये जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है, कैच कर रहा है, खींच रहा है, इसीलिए इसको कलेक्टर रीजन बोलते हैं, है ना? बस इमिटर ने 100 इलेक्ट्रॉन इमिट किए, उसमें बेस जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिए, और बचे हुए 98 इलेक्ट्रॉन ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा खींच लेता है। और तुम बताओ, तुम बताओ कि बचे हुए 98 इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा खींच लेगा ना, तो तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं। फिर तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ऑर्थोडॉक्स करंट ऊपर की ओर बहेगी, और कलेक्टर से जो करंट बहती है उसको कलेक्टर करंट आईसी बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनल टू 98 होगी। एकदम पक्का बोल सकते हैं कि जो, है ना, इस केस में जो इमिटर करंट है वो प्रोपोर्शनल टू 100, कलेक्टर करंट प्रोपोर्शनल टू 98 और बेस करंट प्रोपोर्शनल 2 होगी। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में इमिटर करंट सबसे ज्यादा होती है, कलेक्टर करंट थोड़ी सी कम होती है और बेस करंट सबसे कम होती है। तो जो हमको बेस करंट आईबी, कलेक्टर करंट आईसी और इमिटर करंट आई, इन तीनों में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली इस ट्रांजिस्टर के लिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हैं, है ना? एक मिनट तुम खुद बताओ, ये तुम खुद बताओ कि इस ट्रांजिस्टर में चार्ज इकट्ठा भी नहीं हो रहा और चार्ज खाली भी नहीं हो रहा है,
बल्कि इसमें चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है ना। बस तुम बताओ कि ट्रांजिस्टर में चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो द किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर में आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, मतलब आई इन शुड बी इक्वल टू आई आउट। अब चलो पहले आने वाली करंट, तो आने वाली करंट एक तो ये आईसी भी करंट आ रही है और आईबी भी आ रही है ना, तो द ट्रांजिस्टर में आने वाली करंट तो कितनी हो गई, आईसी प्लस आईबी इक्वल टू जाने वाली करंट कितनी, आई में तो लिख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में आने वाली करंट आईसी प्लस आईबी इक्वल टू जाने वाली करंट आई। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि अब इसको हमको स्टैंडर्ड किताबी फॉर्म में जमाना है। तो मेन स्टेप याद रखना कि इसको स्टैंडर्ड किताबी फॉर्म में जमाने के लिए एलएचएस और आरएचएस दोनों और आईसी का डिवाइड करते हैं। कोई पाप तो नहीं है ना। इसको स्टैंडर्ड किताबी फॉर्म में जमाने के लिए एलएचएस आरएचएस दोनों और आईसी का डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी आईसी का डिवाइड, इसमें भी आईसी का डिवाइड और इसमें भी आईसी का डिवाइड। हाँ, अब आराम से बताओ, आराम से बताओ, आईसी ओपन आईसी तो 1 हो गया, प्लस आईबी ओपन आईसी है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओपन आईसी ओपन आईबी लिख सकते हैं। कोई पाप तो नहीं हो गया ना। तो आईसी ओपन आईसी 1, आईबी बाय आईसी को 1 ओपन आईसी बाय आईबी लिख सकते हैं इक्वल टू आई बाय आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओपन आईसी ओपन आई ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों को देखते हैं, है ना, पहले इसको देखते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट ओपन बेस करंट का जो रेशियो होता है, मतलब आईसी ओपन आईबी का जो रेशियो होता है उसको बीटा बोला जाता है। तो ध्यान रखना ट्रांजिस्टर में कलेक्टर और बेस करंट का रेशियो तो आईसी ओपन आईबी का जो रेशियो उसको बीटा बोला जाता है, और आईसी ओपन आई का रेशियो जो है उसको अल्फा बोला जाता है। ये तो ध्यान रखना, लोगों ने नाम दे दिए, उसका तो कोई झगड़ा नहीं कर सकते ना। क्या रखना कि ट्रांजिस्टर में आईसी बाई आईबी का जो रेशियो होता है उसको बीटा और आईसी ओपन आईई का जो रेशियो होता है उसको अल्फा बोलते हैं, है ना। उसमें कौन ज्यादा कौन कम हो तुम खुद समझ सकते हो ना। चलिए पहले अल्फा की बात करते हैं। मैंने अभी बताया कि अल्फा किसको बोला गया, आईसी ओपन आई का जो रेशियो उसको अल्फा बोला गया। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट थोड़ी सी कम होती है और इमीटर करंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो कलेक्टर करंट 98 हो तो इमीटर करंट 100 ना। तो बताए कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट थोड़ी सी कम होती है और इमीटर करंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। न्यूमरेटर थोड़ा कम और डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा, तो जो अल्फा होगा वो 1 से थोड़ा कम होगा। जैसे बताओ, इस केस में आईसी प्रोपोर्शनल टू 98 और आई प्रोपोर्शनल टू 100, तो आईसी ओपन आई का रेशियो 0.98 ऐसा हो गया। तो ध्यान रखना कि जो अल्फा होता है आईसी ओपन आई का रेशियो होता है, इससे वो 1 से थोड़ा सा कम होता है, 0.98 0.96 ऐसा कुछ रहेगा, है ना। चलो तो बीटा की बात करते हैं। तो हमको पता है कि होता आईसी है वो ज्यादा होता है और आईबी बहुत ही कम होता है। इससे आईसी ओपन आईबी का जो रेशियो है वो 1 से बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे बताओ, इस केस में आईसी तो प्रोपोर्शनल टू 98 और आईबी प्रोपोर्शनल टू है, तो रेशियो 49 हो गया ना। तो ये भी ध्यान रखना कि बीटा जो आईसी बाय आईबी का रेशियो होता है ना, तो आईसी काफी ज्यादा होता है और आईबी बहुत ही कम होता है। तो आईसी बाय आईबी का रेशियो 1 से बहुत ज्यादा होगा, तो बीटा जो होगा वो 1 से बहुत ज्यादा होगा। इस केस में 49 है, बाकी कई बार 100 है, ऐसा भी होता है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली ध्यान रखना, थोड़ा प्रैक्टिकली ध्यान रखना कि जो अल्फा होता है वो 1 से थोड़ा सा कम और बीटा जो होता है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये तो 1 प्लस 1 ओपन आईसी बाय एबी के रेशियो को बीटा इक्वल टू 1 ओपन आईसी बाय आई के रेशियो को अल्फा। इस बीटा को उधर ट्रांसफर करते हैं ना। बताओ, बताओ बीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओपन अल्फा माइनस 1 ओपन बीटा इक्वल टू 1। तो ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, 1 ओपन अल्फा माइनस 1 ओपन बीटा इक्वल टू 1, है ना। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसे ध्यान, सॉरी, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है वो मिरर फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला के सिमिलर होता है। जैसे लेंस फॉर्मूला 1 बाय वी माइनस 1 बाय इक्वल 1 बाय एफ होता है, वैसे ही ट्रांजिस्टर में अल्फा और बीटा में भी रिलेशन 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इक्वल टू 1, है ना। अच्छे ध्यान रखना कि ये रिलेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो ऑब्वियसली पीएनपी ट्रांजिस्टर, हर टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए रिलेशन वैलिड होगा। ये तो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर के सारे कंसेप्ट देखे। अब इसकी थ्योरी को मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है। तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। फिर ट्रांजिस्टर की थ्योरी का पहला पेज,
फिर एक ट्रांजिस्टर की थ्योरी का दूसरा पेज, ये ट्रांजिस्टर की थ्योरी का तीसरा पेज, और ये ट्रांजिस्टर की थ्योरी का चौथा पेज। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि अपने बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव टाइप भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो देखो, अभी तो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक्चुअल डायग्राम देखा, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम देखते हैं। मतलब अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर में जो बेस है उसको हमेशा सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बेस को हमेशा सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टर को बिना एरो वाली टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमीटर को एरो वाली टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि सीधी लाइन बेस को रिप्रेजेंट करेगी, बिना एरो वाली जो टेढ़ी लाइन है वो कलेक्टर को, और जो इमीटर जो है वो एरो वाली टेढ़ी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में एरो हमेशा पी से एन की ओर होता है। तो ये पी और एन है, तो एरो हमेशा पी से एन की ओर होगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम ये हो गया, बेस को सीधी लाइन, कलेक्टर को बिना एरो वाली टेढ़ी लाइन, और इमीटर को एरो वाली टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, है ना। बैटरी कैसे लगाते हैं वो अभी देख चुके हैं ना। तो हमको अच्छे बताया कि इमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, मतलब इमीटर एन है तो उसके साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़ेंगे, है ना। इमीटर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को वी बोलते हैं। हाँ। उसके लिए पता है कि कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस में लगाते हैं, तो द कलेक्टर एन रीजन है तो उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ते हैं, है ना। और कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को वीसीसी बोलते हैं। ये डायग्राम हो गया। अब देखो, वैसे तो इतना ही सफिशिएंट है, लेकिन कई बुक में क्या करते हैं कि इस पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं, कि जो कॉमन पॉइंट है उसको ग्राउंड करते हैं। तो ध्यान रखना कि ग्राउंड करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, मतलब करंट उसमें नहीं जाएगी, लेकिन बस ग्राउंड करने से इतना ही फायदा होगा कि बताओ, इस पॉइंट को ग्राउंड कर देंगे तो यहाँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यहाँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल जीरो, तो बाकी पॉइंट पर भी हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। ग्राउंड वाले वायर में करंट बहेगी नहीं, बस एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना इजी हो जाएगा। तो मान के चलना कि आगे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को स्टडी करेंगे, है ना। ध्यान रखना कि इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी जमाने के तीन तरीके होते हैं, है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी अरेंज करने के या जमाने के तीन तरीके होते हैं। एक तो कॉमन बेस मोड, दूसरा कॉमन कलेक्टर मोड, और तीसरा कॉमन इमीटर मोड, है ना। तो बताओ, इसमें बेस को कॉमन रखा है ना, तुमको बताओ कि इस सर्किट में बेस को कॉमन रखा है तो इसको कॉमन बेस मोड बोलेंगे। वैसे इस सर्किट में हमने इस कलेक्टर को कॉमन रखा है तो इसको कॉमन कलेक्टर मोड बोलेंगे, और इस सर्किट में हमने इमीटर को कॉमन रखा है तो उसको कॉमन इमीटर मोड। तो ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर को अरेंज करने के तीन तरीके होते हैं, कॉमन बेस मोड, कॉमन कलेक्टर मोड, और कॉमन इमीटर मोड। लेकिन ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि इसमें जो कॉमन इमीटर मोड है उसका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है। इसके वर्सेटाइल मतलब बहुत सारे यूज होते हैं, है ना। आगे तुम पढ़ोगे कि ट्रांजिस्टर को अगर कॉमन इमीटर मोड में जमाए तो इसको हम, ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर मोड में जमाए तो इसको हम एम्पलीफायर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, नॉट गेट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ऑस्किलेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ये कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के तो बहुत थोड़े थोड़े यूज होते हैं, लेकिन कॉमन इमीटर मोड का प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होता है। इसलिए अपने सिलेबस में हमको केवल कॉमन इमीटर मोड ही पढ़ना है ना। तो मान के चलना है ना, मान के चलना कि इस सॉरी मान के चलना कि इस ट्रांजिस्टर में हम केवल एनपीएन ट्रांजिस्टर ही स्टडी करेंगे, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी केवल कॉमन इमीटर मोड ही स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, अभी हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को स्टडी कर लिया, और आजकल एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज होता है, और अपने
सिलेबस में भी एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन कई बुक्स में पीएनपी ट्रांजिस्टर भी दिया होता है, तो उसको भी एक बार झेल लेते हैं, इसको भी एक बार फटाफट कर लेते हैं ना। मैंने पहले ही बताया था ना, मैंने पहले ही बताया था कि सिलिकॉन की कोई चिप लेते हैं, उसमें इधर भी एन टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज करें, इधर से भी एन टाइप की और बीच में थोड़ी सी पी टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज कर दें, तब तो जो नमूना बनता है उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। लेकिन बताओ सिलिकॉन चिप में इधर से भी पी, इधर से भी पी टाइप और बीच में थोड़ी सी एन टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज करें, तब जो नमूना बनेगा उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे, है ना। तो एक बार पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी देख लेते हैं। मैंने अभी बताया था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में इधर भी पी रीजन होता है, इधर भी पी रीजन होता है और बीच में थोड़ा सा एन रीजन या बीच में एन रीजन है, उसको थोड़ा सैंडविच कर देते हैं, ये बन गया, उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे। अब ध्यान रखना कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिमिलर पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी 3 रीजन होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। वही चीज की बताओ, ये वाला जो पार्ट है वो होल्स को इमिट करता है, इसलिए इसको इमीटर बोलते हैं। एनपीएन में रीजन इलेक्ट्रॉन को इमिट करता था और पीएनपी में होल्स को इमिट करेगा। तो ध्यान रखना कि ये रीजन होल्स को इमिट करता है, इसलिए इसको इमिटर बोलते हैं। सामने वाला जो रीजन है वो होल को कैच करता है, कलेक्ट करता है, इसलिए इसको कलेक्टर बोलते हैं। और बीच वाला रीजन थोड़े से होल्स को चोरी कर लेता है, तो इसको बोलना तो चोर बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं क्यों बेस बोल लेते हैं ना। चलो अब पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखती है, तो ध्यान रखना कि इसकी वर्किंग वैसी ही है ना। बताओ ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहने वाले मेनली इलेक्ट्रॉन थे और उसमें मेनली बहने वाले होल्स हैं, है ना। और ये मैंने बताया था, बताओ इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में होल की मोबिलिटी कम होती है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का आजकल ज्यादा यूज, ऐसे पीएनपी ट्रांजिस्टर का आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है, एनपीएन का होता है। फिर भी इसकी वर्किंग देख लेते हैं ना, तो इसकी वर्किंग वैसी है ना कि होता है इसमें जो इमिटर है बहुत सारे होल्स को इमिट करेगा, बेस थोड़े से होल्स को खा जाएगा, मतलब चोरी कर लेगा, और बचे कुछ होल्स को एक कलेक्टर वाला रीजन कलेक्ट कर देगा, है ना। वैसी वर्किंग है, इमिटर होल्स को इमिट करेगा, बेस थोड़े से होल्स को खा जाएगा, चोरी कर लेगा, और कलेक्टर बचे कुछ होल्स को कलेक्ट कर लेगा, मतलब खींच लेगा। बस। अब इसके साथ बैटरी कैसे लगानी वो देखना है, तो तुम खुद ही सोच सकते हो ना, तुम खुद बताओ, है ना। तुम खुद बताओ कि जो इमिटर वाला रीजन है वो होल्स को इमिट करता हूं तो होल्स को आगे की ओर धक्का देता है, और बताओ, है ना, ये इमिटर वाला रीजन होल्स को आगे की ओर धक्का दे पाए उसके लिए इसके साथ हम बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ते हैं, सही है ना। ये रीजन होल्स को आगे की ओर धक्का दे पाए उसके लिए इसके साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ते हैं। और ध्यान रखना कि इमिटर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को वी ऐसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कलेक्टर की बात तो हमको अच्छे बताया, क्योंकि इमिटर तो होल इमिट करता है और जो कलेक्टर है वो होल्स को कलेक्ट करता है, तो होल्स को खींचता है। और तुम बताओ ना, तो बताओ कि कलेक्टर वाला रीजन होल्स को कलेक्ट करे या होल्स को खींच ले, उसके लिए इसके साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़ते हैं, बताया था ना। तो कलेक्टर वाला रीजन इस होल को खींच पाए उसके लिए इसके साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़ते हैं। और मैंने पहले ही बताया था, है ना, मैंने पहले ही बताया था कि कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगी होती है उसके वोल्टेज को वीसीसी बोलते हैं, है ना, ये दैट। और ये तुमने देखा होगा कि एक्चुअली कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसका वोल्टेज ज्यादा होता है, इस तरह से बड़ी बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होता है, इसलिए इसका वोल्टेज ज्यादा रखते हैं, बाकी उसका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं है ना। एक मिनट, एक और चीज देख सकते हैं, पहले भी देखी थी। एक और चीज देख सकते हैं, बताओ इमीटर पी रीजन है और उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ा है, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। और तुम बताओ कि कलेक्टर, है ना, कलेक्टर पी रीजन है उसके साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़ा है, मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस में रखते हैं। तो पहले ही बताया था, है ना। वो तो हमने पहले ही बताया था कि ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग या ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन के लिए इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस में रखते हैं। तो पहले ही बताया था ना। अब चलो, अब ये वर्क कैसे करेगा, इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, वो तुम बहुत इजीली देख सकते हो ना। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि वी जो बैटरी है ना, वी जो बैटरी है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इमीटर में स्थित होल्स को आगे की ओर धक्का देगा, है ना। बोल सकते हैं इस सॉरी,
हम बोल सकते हैं कि इस बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो इमिटर में स्थित होल्स को आगे की ओर धक्का देगा, तो उसके कारण होल्स आगे बढ़ेंगे। और होता है ये पार्ट होल्स को इमिट करता है, इसलिए इसको इमिटर बोलते हैं। और चलो मान लेते हैं कि इसने 100 सॉरी है ना, मान लेते हैं कि इसने 100 होल्स इमिट कर दिए। अब ये ध्यान रखना है ना, ये है ना, ये भी ध्यान रखना कि ये इमिटर वाला रीजन जितने भी होल इमिट करता है वो सारे होल्स बैटरी के पॉजिटिव सिरे द्वारा उस रीजन में वापस पहुंचा दी जाती है, रिकवरी की जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, इमिटर जितने भी होल्स इमिट करता है उतने सारे होल्स बैटरी के पॉजिटिव सिरे द्वारा इस रीजन में वापस पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि प्रोसेस मेंटेन रहे। बताओ ना, अगर रिकवरी नहीं होगी तो रुक ही जाएगा प्रोसेस। ये ध्यान रखना, इमिटर जितने भी 100 होल्स इमिट कर रहा है ना, इमिटर जितने भी होल्स इमिट कर रहा है वो सारे के सारे होल्स बैटरी के पॉजिटिव सिरे द्वारा उस रीजन में वापस पहुंचा दिए जाते हैं। कई महामूर्ख है ना, कई महामूर्ख ये सोचते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा है जो कॉपर वायर है वो तो होल्स प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखना कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा इस रीजन में होल्स प्रोवाइड कर रहा है। ये जो चीज बोली है वो एक्चुअली इनडायरेक्ट है ना। एक्चुअली तो होता है ना, एक्चुअली तो होता है कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा इस रीजन में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो बंधे इलेक्ट्रॉन को खींचता मतलब उसको इनडायरेक्टली बोलते हैं कि होल्स प्रोवाइड करता है ना। तो ये बोल सकते हैं इनडायरेक्ट शब्दों में कि जितने भी होल्स इमिट किए जाते हैं वो सारे के सारे होल बैटरी के पॉजिटिव सिरे से इस रीजन में वापस पहुंचा दिए जाते हैं। और तुम बताओ कि होल्स है ना, होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होते हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो ऑर्थोडॉक करंट भी ऊपर की ओर जाएगी और इमीटर में जो करंट बहेगी उसको आई बोलते हैं। और ये रीजन 100 होल्स सप्लाई कर रहा है, इससे जो आई होगा वो प्रोपोर्शनल टू 100 होगा। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ कि जो इमिट ये तो बताओ कि जो इमीटर है वो बहुत सारे होल्स को इमिट करता है ना। जैसे इमिटर रीजन बहुत सारे होल्स को इमिट करता है। अब ध्यान रखना कि अब ये होल्स सबसे पहले बेस के पतले से रीजन में पहुंचते हैं जहां बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखना इमिटर जितने भी होल्स इमिट करता है उसमें से बहुत थोड़े से होल्स बेस में स्थित इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, है ना। चलो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि इमिटर ने 100 होल्स इमिट किए है ना। मान लेते हैं इमिटर ने 100 होल्स इमिट किए, उसमें से मान लेते हैं कि 2 होल्स बेस में स्थित इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो गए, मतलब शहीद हो गए। तो अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि जितने भी होल है ना, जितने भी होल बेस में स्थित इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, वो सारे के सारे होल्स इस बैटरी के नेगेटिव सिरे द्वारा वापस खींच लिए जाते हैं। तभी तो प्रोसेस मेंटेन रहेगा, वरना तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि जितने भी होल्स बेस में स्थित इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होते हैं वो सारे के सारे होल बैटरी के पॉजिटिव सिरे द्वारा वापस खींच लिए जाते हैं। और तुम बताओ कि होल जो कि पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होते हैं वो नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ऑर्थोडॉक्स करंट भी नीचे की ओर होगी। और बेस में जो करंट बहती है उसको आई भी बोलते हैं, तो वो ऑब्वियसली 2 के प्रोपोर्शनल होगी। अब तुम बताओ ना, तुम बताओ कि ये तो बताओ कि इमिटर से जितने भी होल्स निकले थे उसमें बहुत थोड़े से होल्स ही बेस में स्थित इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो पाते हैं। बाकी ज्यादातर होल्स तो है ना, ज्यादातर होल्स तो इस बेस के पत्ते से रीजन को पार करके इस कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं। जैसे मान लेते हैं इसने 100 होल इमिट किए, उसमें 2 होल बेस में स्थित इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो गए या रिकम्बाइन हो गए, तो बचे कितने 98 होल्स। तो बचे हुए जो 98 होल्स हैं वो अब कलेक्टर रीजन में पहुंच रहे हैं। और तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इस कलेक्टर के साथ तो बैटरी का नेगेटिव सिरा जुड़ा होता है ना। कलेक्टर के साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जुड़ा होता है। तो ध्यान रखना कि बैटरी का नेगेटिव सिरा बचे कुछ 98 होल्स को खींच लेता है ना। ये बैटरी का नेगेटिव सिरा बचे हुए 98 होल्स को खींच लेता है। ठीक है, ध्यान रखना कि इसने 100 होल इमिट किए, उसमें बेस में 2 होल्स शहीद हो गए, बचे 98 होल्स। या तो 98 होल्स बेस के पत्ते से रीजन को पार करके कलेक्टर में पहुंचेंगे, और कलेक्टर के साथ बैटरी का जो नेगेटिव सिरा होता है वो इन बचे हुए 98 होल्स को खींच लेता है। और तुम बताओ कि होल्स नीचे क्यों, सॉरी, तुम बताओ कि होल जो कि पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है वो नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ऑर्थोडॉक करंट भी नीचे की ओर होगी, जिसको हम कलेक्टर करंट बोलेंगे, वो प्रोपोर्शनल टू 98 है। और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, है ना। कई मूर्ख वापस वही चीज पूछते हैं कि बताए तो कॉपर वायर है,
ये मेटेलिक वायर उसमें होल्स कैसे भेज सकते हैं, तो ध्यान रखना कि मेटेलिक वायर में होल्स का जो मोशन है वो एक्चुअल नहीं है, इनडायरेक्ट है ना। ध्यान रखना एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि ये बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है वो, है ना, बैटरी का नेगेटिव सिरा है वो कोवेलेंट बॉन्ड में जो वैकेंसी उसको कंप्लीट कर रहा होगा, तो तब बैटरी का नेगेटिव सिरा कोवेलेंट बॉन्ड में बनी वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो उसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि होल्स को खींच रहा होगा। ठीक है, कलेक्टर करंट नीचे की ओर होगी जो प्रोपोर्शनल टू 98 होगी, यहाँ भी वही कि मीटर करंट प्रोपोर्शनल टू 100 है तो सबसे ज्यादा होगी, कलेक्टर करंट प्रोपोर्शनल टू 98 है थोड़ी कम होगी, और बेस करंट प्रोपोर्शनल टू 2 है तो बेस करंट सबसे कम होगी। बस अब हमको देखना है कि इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी आईबी, आईसी और आई में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो बस इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। तुम खुद बताओ एक मिनट, तुम खुद, ओ सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, इसके लिए भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। तुम खुद बताओ कि इसमें भी है ना, ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर उसमें भी चार्ज इकट्ठा भी नहीं हो रहा है और चार्ज खाली भी नहीं हो रहा है, बल्कि चार्ज बिल्कुल कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। तो इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, मतलब आई इन शुड बी इक्वल टू आई आउट। पहले आने वाली करंट, तो तुम बताओ आने वाली करंट तो कौन सी है, आई ई इक्वल टू जाने वाली करंट, तो जाने वाली करंट कौन सी है, आईसी प्लस आईबी है ना। अब आगे की कहानी हम जानते हैं, है ना, आगे की कहानी जानते हैं कि इसको स्टैंडर्ड किताबी, है ना, इसको स्टैंडर्ड किताबी फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस दोनों और आईसी का डिवाइड करेंगे, तो इधर भी आईसी का डिवाइड करेंगे, इधर भी आईसी और इधर भी आईसी का डिवाइड करेंगे। अब आगे हम लिख सकते हैं ना, हमको बताया कि आई ओपन आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओपन आईसी बाय आई ई लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू आईसी ओपन आईसी तो कितना हो गया 1 प्लस आईबी बाय आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओपन आईसी ओपन आईबी ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने तुमको अभी बताया था ना, मैंने तुमको अभी बताया था कि आईसी ओपन आईबी का जो रेशियो होता है 1 से बहुत ही ज्यादा होता है, उसको बीटा बोलते हैं, और आईसी ओपन आईई का जो रेशियो होगा 1 से थोड़ा कम होगा, इसको अल्फा बोलते हैं। तो 1 ओपन अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1 ओपन बीटा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 ओपन अल्फा माइनस 1 ओपन बीटा इक्वल टू 1। तो ये एनपीएन है ना। तो तुम खुद बताओ कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी अल्फा बीटा में रिलेशन यही था, और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी रिलेशन ये होगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, अल्फा और बीटा में रिलेशन लेंस के सिमिलर होगा। तो क्या होगा, 1 ओपन अल्फा माइनस 1 ओपन बीटा इक्वल टू 1। जो देखो, ये तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का एक्चुअल डायग्राम है, लेकिन अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम देखते हैं ना। मैंने पहले ही बताया था ना, मैंने पहले ही बताया था कि ट्रांजिस्टर में जो बेस है उसको सीधी लाइन से, है ना, ट्रांजिस्टर में जो बेस है उसको सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टर को बिना एरो वाली टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमिटर को एरो वाली टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में एरो हमेशा पी से एन की ओर होता है, तो ये पी और एन है, तो इसमें एरो पी से एन की ओर इस टाइप का होगा, है ना। तो ध्यान रख, सिंबॉलिक डायग्राम ऐसा, बेस को सीधी लाइन से, कलेक्टर को बिना एरो वाली टेढ़ी लाइन से, और इमिटर को एरो वाली टेढ़ी लाइन से, जहाँ एरो हमेशा पी से एन की ओर होगा। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम ऐसा हो गया। अब उसके साथ बैटरी कैसे लगानी हो तुम खुद सोच सकते हो ना, तो हमको अच्छे बताया ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि इमिटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, तो इमिटर पी है तो उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ेंगे, है ना। ये जो बैटरी है उसके वोल्टेज को वी बोलते हैं। उसके लिए भी बताया था कि कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस में लगाते हैं, मतलब कलेक्टर पी है तो उसके साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा लगाते हैं, है ना। और कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगी थी उसके वोल्टेज को वीसीसी बोलते हैं, और इसमें बेस जो है वो कॉमन है। वैसे इतना सफिशिएंट है, लेकिन कई बुक में इसको ग्राउंड भी कर देते हैं। तो ग्राउंड करने का कोई खास महत्व नहीं है, बस ग्राउंड करने से इतना होगा कि ग्राउंड करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो उससे बाकी पॉइंट पर भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बाकी इसका करंट फ्लो कराने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी हमने देख लिया, लेकिन ध्यान रखना कि अब आगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की शक्ल नहीं देखेंगे, है ना, मैंने बताया था
कि पीएनपी में बहने वाले होल्स होते हैं, इनकी मोबिलिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए आजकल पीएनपी ट्रांजिस्टर आउट ऑफ डेटेड हो चुका है। आजकल केवल एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही प्रैक्टिकली यूज होता है, इसलिए अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की शक्ल नहीं देखेंगे। मान के चलना कि अब आगे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही स्टडी करेंगे। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर की भी थ्योरी का है पहला पेज, ये इसकी थ्योरी का दूसरा पेज, और ये इसकी थ्योरी का तीसरा पेज। बच्चों ने पहले ही बताया था कि हमको अपने सिलेबस में केवल एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ना है और एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी कॉमन इमीटर मोड पढ़ना है। तो एक बार देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर मोड में कैसे जमाते हैं और इस ट्रांजिस्टर में करंट कैसे फ्लो होती है वो देखते हैं, है ना। तो चलो मान लेते हैं कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें सीधी लाइन जो होती है वो बेस को रिप्रेजेंट करती है, बिना एरो वाली टेढ़ी लाइन कलेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और एरो वाली टेढ़ी लाइन इमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। अब तुम खुद बताओ कि इस बार कॉमन इमीटर मोड में जमाना है तो उसके लिए इमीटर को कॉमन करना होगा, है तो इमीटर को कॉमन कर दिया। अब बैटरी कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना, मैंने तुमको चमका के बताया था कि ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग के लिए बेस इमीटर जंक्शन को तो फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। तो बताओ बेस पी है तो उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ते हैं, और इमीटर एन है तो उसके साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़ते हैं। और ध्यान रखना कि बेस के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को वीबीबी बोलते हैं, और उसके साथ जो रेजिस्टर लगाते हैं उसके रेजिस्टेंस को आरबी बोलते हैं। हाँ, ऐसे यही बताया था कि बताओ कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाते हैं ना, बताया था ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग के लिए कलेक्टर को रिवर्स बायस में लगाते हैं। मतलब कलेक्टर एन है तो उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ते हैं, और बेस के साथ जो बैटरी लगाई थी उसके वोल्टेज को वीबीबी, और कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को वीसीसी बोलते हैं। बेस के साथ जो रेजिस्टर लगा है उसको आरबी, और कलेक्टर के साथ जो रेजिस्टर लगा है उसको आरसी बोलते हैं। और बताओ इसमें इमीटर कॉमन है, इसको कॉमन इमीटर मोड बोलेंगे। वैसे तो ग्राउंड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली बुक में ग्राउंड किया होता है इस कॉमन इमीटर को। तो ध्यान रखना कि ग्राउंड करने से करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना है कि ग्राउंड कर देंगे तो पोटेंशियल एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा। तो बाकी पॉइंट पर भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बाकी करंट बहाने में इसका कोई योगदान नहीं, हमको पता है कि ऐसा वन वे लाइन हो तो उसमें करंट तो जाती नहीं है, तो करंट में इसका योगदान नहीं होगा। बस ग्राउंड करने के कारण वहां पोटेंशियल एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा। तो बाकी पॉइंट पर भी हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बच्चों एक और चीज ध्यान रखना कि कॉमन इमीटर मोड में ये जो बेस के साइड वाला जो पार्ट होता है उसको इनपुट बोला जाता है, और कलेक्टर के साइड वाला जो पार्ट है उसको आउटपुट बोलते हैं, है ना। कई मूर्ख लोग तो ये पूछते हैं कि इस वाले पार्ट को इनपुट और उसको आउटपुट क्यों बोलते हैं, लोगों ने नाम रख दिया, है ना। जैसे कि तुम्हारा नाम राधे मोहन है तो कोई ये थोड़ी पूछेगा कि नाम राधे मोहन क्यों रखा, प्यारे मोहन क्यों नहीं रखा। ये तो लोगों ने नाम रखा है ना, साइंटिस्ट ने। तो ध्यान रखना कि कॉमन इमीटर मोड में बेस के साइड वाला जो पार्ट होता है उसको इनपुट पार्ट बोलते हैं, इसीलिए बेस पे बहने वाली जो करंट है उसको दूसरे शब्दों में इनपुट करंट बोलते हैं, और कलेक्टर के साइड वाला पार्ट है उसको लोगों ने आउटपुट पार्ट बोला। इसलिए कलेक्टर में बहने वाली जो करंट आईसी होती है उसको दूसरे शब्दों में आउटपुट करंट बोलते हैं। एक और है, एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना, यानी एक और चीज ध्यान रखना कि कॉमन इमीटर मोड में बेस के साइड ये जो वोल्टेज वीबीबी लगाया जाता है उसको अप्लाइड वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। तो ये चीज तुम्हारे एनसीईआरटी में कहीं भी क्लियरली नहीं दे रखी है, ताकि तुम इंडिया के बच्चे आगे नहीं बढ़ जाओ, है। तो ध्यान रखना कि एनसीईआरटी बुक में कहीं भी क्लियरली नहीं दे रखी है, लेकिन हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था और अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं इनके, जैसे कि बच्चा जन्म से ही सीख करके आता है ऐसे, है। तो ध्यान रखना अच्छे से कि एनपीएन कॉमन इमीटर मोड में ये बेस के साथ जो वोल्टेज वीबीबी लगाया जाता है उसको लगाया गया वोल्टेज मतलब अप्लाइड वोल्टेज है, इसको
इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। और ऐसे ही ध्यान रखना कि कलेक्टर वाला है जो पूरा ब्रांच है ना, कलेक्टर वाली जो पूरी ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि कलेक्टर के साइड वाला जो पूरा पार्ट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कलेक्टर से इमीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो कलेक्टर और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस पूरे कलेक्टर वाले पार्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। है तो आगे बताना नहीं पड़े कि इधर जो लगाया गया VBB है उसको इनपुट वोल्टेज, और कलेक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू एमीटर उसको आउटपुट वोल्टेज बोला जाता है। तो जो मेन पार्ट पे आते हैं, देखते हैं कि कॉमन इमीटर मोड में ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, मतलब करंट कैसे फ्लो होती है वो देखते हैं। तो कई बच्चे तो घबराते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। है तुम अच्छे ध्यान, हमने थर्ड सेमेस्टर में सीखा था ना, तो तुम अच्छे ध्यान था कि कॉमन इमीटर मोड को कभी भी स्टडी करना तो कसम खा लेना कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, इस एरो से स्टार्टिंग करेंगे। है तो मैंने पहले ही बताया था कि बताओ ट्रांजिस्टर में नॉर्मल वर्किंग के लिए बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं ना, तो अच्छे ध्यान था कि बेस से इमीटर के बीच वाला जो पार्ट है वो काफी हद तक फॉरवर्ड बायस के डायोड के टाइप से काम करता है। बताओ इसका सिंबल भी डायोड जैसा ही है और ये काफी हद तक फॉरवर्ड बायस के डायोड के टाइप से काम करता है ना, तो ध्यान था कि ट्रांजिस्टर में बेस से इमीटर के बीच वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस के डायोड के टाइप से काम करता है। अगर ये सिलिकॉन का बना है तो इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होगा, है ना। वैसे ध्यान था कि अ, वैसे तो बेस से इमीटर के बीच का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो एग्जैक्टली वोल्टेज थोड़ा बहुत चेंज करता है, 0.6 से 0.8 वोल्ट के बीच थोड़ा चेंज करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 0.7 वोल्ट के आसपास ही रहता है तो ये ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर को कभी स्टडी करना है तो स्टार्टिंग एरो से करेंगे। तो ध्यान रखना कि बेस से इमीटर के बीच वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस के डायोड के टाइप से काम करेगा, जिसका बैरियर पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट के आसपास होता है ना। अब तुम बताओ ना, तुम बताओ कि मान लेते हैं कि हमें जो वोल्टेज VBB लगा रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि जो वोल्टेज VBB लगा रहे हैं वो 0.7 वोल्ट से काफी ज्यादा है। तो हमको पता है कि होता लगाया गया वोल्टेज, है ना, लगाया गया वोल्टेज VBB 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो तो होता इलेक्ट्रॉन और होल इस बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे, और बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे तो बेस करंट भी बह जाएगी, जिसको दूसरे शब्दों में इनपुट करंट भी बोलते हैं। अब देखो बेस करंट इतनी होगी तो फिर कलेक्टर करंट कितनी होगी वो देखना है। तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था, मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि बताओ आईसी ओपन आईबी का जो रेशियो होता है उसको हमने बीटा बोला है ना, और ध्यान रखना कि बीटा किसी भी एक ट्रांजिस्टर के लिए कांस्टेंट होता है और ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ये तो मैं बताया था कि ट्रांजिस्टर में आईसी बाय आईबी का रेशियो होता है उसको बीटा बोलते हैं। आईबी को इधर ट्रांसफर करें तो आईसी इक्वल टू बीटा इनटू आईबी। तो ये ट्रांजिस्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना है ना, ये ट्रांजिस्टर की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ट्रांजिस्टर में पहले हम बेस करंट आईबी निकालते हैं, और बेस करंट आईबी हो तो कलेक्टर करंट उसकी बीटा टाइम्स होगी, मतलब बीटा टाइम्स ऑफ आईबी होगी, है ना। जब बीटा 1 से बहुत ज्यादा होता है, 100 के आसपास होता है, ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब बेस करंट आईबी छोटी बहन है और कलेक्टर करंट आईसी बड़ी बहन है ना। बस ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना कि लगाया गया वोल्टेज VBB सफिशिएंट हो 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बैरियर को जंप कर जाएंगे, मतलब बेस करंट आईबी बह जाएगी। तो तब बेस करंट आईबी बहेगी तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट आईसी बहेगी, और हमको पता है कि बेस पे बहने वाली करंट आईबी हो तो उसकी बड़ी बहन कलेक्टर करंट कितनी होगी, बीटा टाइम्स ऑफ आईबी, इतनी कलेक्टर में भी करंट फ्लो हो जाएगी। अब देखो कलेक्टर में इतनी करंट फ्लो होगी, तो बस अब हमको देखना है कि जो आउटपुट वाला पार्ट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। इसको दूसरे शब्दों में वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू इमीटर भी बोल सकते हैं ना। तो हमको देखना है कि इस बार कलेक्टर और इमीटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस आउटपुट वाले पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए किरचॉफ भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, हम लॉजिकली, है ना, तो हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि बताओ जो आउटपुट वाला पार्ट है वो तो एक रियल बैटरी के सिमिलर है, देख सकते हैं ना कि जो आउटपुट वाला पार्ट है वो रियल बैटरी के सिमिलर है जिसमें करंट निकल रही है, तो हमको पता है ना
हमको अच्छे याद है कि किसी भी किसी भी रियल बैटरी से अगर करंट निकल रही हो तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर होता है। तो होता जो आउटपुट वाला पार्ट है वो भी रियल बैटरी के ही सिमिलर है। इसमें ई का काम कौन कर रहा है? वीसीसी। आई का काम आईसी और आर का काम आरसी कर रहा है तो ध्यान रखना कि आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े ना। अच्छे ध्यान रखना कि जो आउटपुट वाला पार्ट है वो रियल बैटरी के सिमिलर है जिससे करंट निकल रही है। और तो रियल बैटरी से अगर करंट निकल रही हो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर। तो वैसे इस आउटपुट के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर। ई की जगह वीसीसी माइनस आई की जगह आईसी और आर की जगह आरसी। ये ध्यान रखना। ये अच्छे ध्यान रखना। ये अच्छे ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर में केवल ये दो ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती हैं, है ना। ट्रांजिस्टर में बस ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती हैं। तो पहली इक्वेशन तो ये होगी कि बेस में बहने वाली करंट IB हो तो उसकी बड़ी बहन कलेक्टर में बहने वाली करंट कितनी होगी? IC इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB। और दूसरा है ध्यान रखना कि जो आउटपुट वाला पार्ट है वो रियल बैटरी के सिमिलर काम करता है। तो आउटपुट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर की जगह VCC माइनस ICRC। और अगर ढंग से देखें ना, अगर ढंग से देखें तो हम, है ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के आधे राज तो इस इक्वेशन के अंदर छुपे होते हैं और बचे हुए आधे राज इस इक्वेशन के अंदर छुपे होते हैं। कई लोगों को इक्वेशन बहुत ऑर्डिनरी लगती है लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो मान के चलना कि ट्रांजिस्टर के आधे राज तो IC इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB इसके अंदर छुपे होते हैं और आधे राज आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VCC माइनस ICRC इसके अंदर छुपे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें बेस के साइड लगाया गया वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज VBB को चेंज करते हैं। जैसे जैसे लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB को चेंज करेंगे वैसे वैसे ट्रांजिस्टर में करंट किस टाइप चेंज होगी वो थोड़ा सा रफली देख लेते हैं ना। ठीक है, तो चलो मैंने अभी बताया था ना, मैंने अभी बताया था कि ट्रांजिस्टर में बेस से इमीटर के बीच वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस के डायोड के टाइप से काम करता है जिसका बैरियर पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होता है। तो चलो पहले केस चलो पहले केस में मान लेते हैं कि लगाया गया वोल्टेज जो VBB है वो 0.7 वोल्ट से भी कम है। देखिए 0.2 या 0.3 वोल्ट है ना। तो तुम खुद बताओ तुम खुद बताओ कि लगाया गया वोल्टेज VBB अगर 0.7 वोल्ट से भी कम हो तब तो बताओ इलेक्ट्रॉन और होल इस बैरियर को जंप नहीं कर पाएंगे। और बैरियर को जंप नहीं कर पाएंगे तो बेस में बहने वाली करंट ऑलमोस्ट जीरो होगी। अब बताओ बेस में बहने वाली करंट IB टेंस टू जीरो होगी तो उसकी बड़ी बहन IC भी टेंस टू जीरो होगी। और बताओ IB भी टेंस टू जीरो IC भी टेंस टू जीरो तो इमीटर से बहने वाली करंट I भी टेंस टू जीरो होगी। मतलब हम कह सकते हैं ना, मतलब हम कह सकते हैं कि इस केस में ट्रांजिस्टर से कोई करंट नहीं फ्लो होगी। मतलब इस बार ट्रांजिस्टर एक कटे हुए वायर के टाइप से काम करेगा। इसीलिए इस रीजन को कट ऑफ रीजन बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि लगाया गया वोल्टेज VBB 0.7 वोल्ट से भी कम हो तो इलेक्ट्रॉन बैरियर को जंप नहीं कर पाएंगे। IB जीरो IE जीरो IC जीरो। तो इस केस में ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होगी। ट्रांजिस्टर एक कटे हुए वायर के टाइप से काम करेगा, इससे इस रीजन को कट ऑफ रीजन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और चलो तुम बताओ एक मिनट, तो बताओ कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर से बहने वाली करंट IC भी जीरो होगी। IC जीरो होगी तो बताओ इस बार आउटपुट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ ना VCC माइनस ICRC होता है। तो कट ऑफ रीजन में आई, है ना, कट ऑफ रीजन में बहने वाली करंट IC जीरो होगी तो आउटपुट वोल्टेज पूरा पूरा VCC हो जाएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। बाकी इसका कोई खास महत्व नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मान लेते हैं कि अब मान लेते हैं कि लगाया गया वोल्टेज VBB 0.7 वोल्ट से ज्यादा है। जैसे 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसा है ना। अब, है ना, अब मान लेते हैं कि लगाया गया वोल्टेज VBB 0.7 वोल्ट से ज्यादा है। तो तुम बताओ कि लगाया गया वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन और होल इस बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे। और बताओ इलेक्ट्रॉन बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे तो अब बेस करंट बह जाएगी, है ना, बेस करंट बहने लगेगी। और हमको पता है कि बेस करंट बहेगी तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट भी बहेगी। और हमको पता है कि बताओ बेस करंट IB हो तो उसकी बड़ी बहन कलेक्टर करंट कितनी होगी? बीटा टाइम्स ऑफ IB। तो कलेक्टर करंट भी बहेगी। और बताओ कलेक्टर करंट बहेगी तो बताओ अब आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, है ना, अब आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा?
VCC माइनस ICRC इतना हो जाएगा। और तो इस बार बेस करंट बहेगी, कलेक्टर करंट बहेगी, तो इस बार इमीटर करंट भी बहेगी। और इमीटर करंट कितनी होगी? सिंपली IC प्लस IB, है ना। अच्छे डेटा के इस रीजन में, है ना, इस रीजन में ट्रांजिस्टर बिल्कुल नॉर्मल टाइप से वर्क कर रहा है। इसलिए ट्रांजिस्टर का ये जो स्टेट होती है या ये जो रीजन होता है उसको ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन बोलते हैं। और इसी का सबसे ज्यादा महत्व है, ज्यादातर केसेस में ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ही रखा जाता है ना। और डेटा कि कलेक्टर करंट बहेगी तो आउटपुट वोल्टेज VCC माइनस ICRC, और ये आउटपुट वोल्टेज सफिशिएंट पॉजिटिव होता है ना। तो ये एक्टिव रीजन हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा सैचुरेशन रीजन देखते हैं ना। तो चलो अब मान लेते हैं ना, अब मान लेते हैं कि लगाया गया वोल्टेज VBB बहुत ज्यादा कर दिया है ना, 5 वोल्ट के लगभग कर दिया है ना, वही, है ना। तो ये मान लेते हैं कि लगाया गया वोल्टेज VBB बहुत ज्यादा कर दिया है, मतलब 5 वोल्ट के आसपास कर दिया है। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB काफी ज्यादा लिख देता हूँ, लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB काफी ज्यादा कर देंगे तो बेस करंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और तुम बताओ, बेस करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो प्रोपोर्शनली कलेक्टर करंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और तो कलेक्टर करंट IC बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा, है ना। तुम बताओ एक मिनट कि वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर या आउटपुट वोल्टेज एक्चुअली कितना होता है? VCC माइनस ICRC होता है, माइनस आता है ना। तो बोल सकते हैं कि लगाया गया वोल्टेज VBB काफी ज्यादा कर दें तो बेस करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। बेस करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कलेक्टर करंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ही कम हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि कलेक्टर करंट इतनी ज्यादा हो जाए कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होने लगे या नेगेटिव होने लगे। ये तो अच्छे डेटा की ट्रांजिस्टर में करंट, है ना, ट्रांजिस्टर में करंट इतनी ज्यादा बह जाए कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होने लगे या नेगेटिव होने लगे, उस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। है तो डेटा कि लगाया गया वोल्टेज VV बहुत ज्यादा कर दें तो बेस करंट बहुत ज्यादा, तो कलेक्टर करंट भी बहुत ज्यादा, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। और डेटा कि ट्रांजिस्टर में इतनी सारी करंट फ्लो हो जाए कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होने लगे तो उसको फिर सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर के तीनों स्टेट या तीनों रीजन देख लिए। तो जहाँ तक कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर से करंट बहती नहीं है, इसे कट ऑफ रीजन को हम स्विच ऑफ रीजन बोलते हैं। और सैचुरेशन रीजन में बहुत ही ज्यादा, जरूरत से भी ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है, तो ये जो सैचुरेशन रीजन है उसको स्विच ऑन रीजन बोलते हैं। चलो जो आगे बढ़ते हैं, तो ट्रांजिस्टर के तीनों रीजन देख लिए। अब चलो, अब एक बार ऐसा करते हैं कि इस इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे जैसे लगाया गया इनपुट वोल्टेज चेंज करेंगे वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज या VC किस टाइप से चेंज करेगा वो देखना। अच्छे डेटा है ना, अच्छे डेटा की आउटपुट वोल्टेज और इनपुट है ना, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच आपस में जो ग्राफ होता है उसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। तो ये देखते हैं कोई ट्रांजिस्टर हो जिसको कॉमन इमीटर मोड में जमाए, तो उस केस में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा, मतलब जैसे जैसे लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB चेंज करेंगे वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज मतलब VC किस टाइप से चेंज करेगा उसका ग्राफ बनाना है ना। इजीली बना सकते हैं ना। तो चलो है ना, इजीली बना सकते हैं। चलो पहले मान लेते हैं कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज बहुत कम रख रहे हैं, है ना। तो पहले मान लेते हैं कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज बहुत कम रख रहे हैं, मतलब 0.7 वोल्ट से भी कम रख रहे हैं। तो हमको अच्छे बताए, पढ़ चुके हैं ना। तो हमको होता है कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज बहुत कम रखे, मतलब 0.7 वोल्ट से भी कम रखें, तो होता इलेक्ट्रॉन और होल इस बैरियर को जंप नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में IB टेंड्स टू जीरो होगा तो IC भी टेंड्स टू जीरो होगा। और IC टेंड्स टू जीरो होगा तो आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? VCC। तो इसको डायग्राम में यहाँ बताएंगे ना, इधर ही बताएंगे ना। वही पहले मान लेते हैं कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB बहुत ही स्मॉल है, तो टेंड्स टू जीरो है। तो लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB बहुत स्मॉल होगा, तो हमको पता है कि VBB बहुत स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन बैरियर को जंप नहीं कर पाएंगे, मतलब IB भी टेंड्स टू जीरो, IB टेंड्स टू जीरो तो IC भी टेंड्स टू जीरो। और तो IC टेंड्स टू जीरो होगा तो होता इस बार आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज VCC हो जाएगा ना। इस बार आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज VCC हो जाएगा, मतलब आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, है। तो कह सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज बहुत ही स्मॉल हो
तो उस केस में आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा। इसे ग्राफ में इधर से रिप्रेजेंट करेंगे और बताया है कि इस रीजन में ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो नहीं हो रही है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। ये देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो चलो अब मान लेते हैं कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB 0.7 वोल्ट से ज्यादा रखा है, जैसे कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसा है ना। तो लगाया गया वोल्टेज VBB है ना, लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB 0.7 वोल्ट से ज्यादा रखा है। तो हमको पता है कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा रखें तो अब इलेक्ट्रॉन और होल बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे, तो करंट बह जाएगी, मतलब बेस करंट बहेगी। बेस करंट बहेगी तो प्रोपोर्शनली कलेक्टर करंट भी बहेगी। और हमको है ना, हमको ये भी पता है कि कलेक्टर करंट बहेगी तो इस बार कलेक्टर और इमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, VCC माइनस ICRC, है ना। और चलो अब ऐसा करते हैं कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB बढ़ाते हैं। तो हमको पता है कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB बढ़ाएंगे तो बेस करंट बढ़ेगी, तो प्रोपोर्शनली कलेक्टर करंट भी बढ़ेगी। और बताओ कलेक्टर करंट IC बढ़ेगी तो VCC माइनस ICRC घटेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज घटेगा। तो अब जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज घटेगा। और इसमें ट्रांजिस्टर नॉर्मल टाइप से वर्क कर रहा है, इसलिए इसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। तो एक्टिव रीजन ये वाला होगा, तो मैं लिख देता हूँ, है ना। मैं लिख देता हूँ कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा रख रहे हैं ना, तो 0.7 वोल्ट से ज्यादा रखे तो इलेक्ट्रॉन बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे, तो इस बार बेस करंट बहेगी तो प्रोपोर्शनली कलेक्टर करंट भी बहेगी। और कलेक्टर करंट बहेगी तो इस बार आउटपुट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VCC माइनस ICRC होगा, है ना। उसके लिए ये भी देख सकते हैं कि चलो अब मान लेते हैं कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे, तो हमको लॉजिकली पता है कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बेस करंट बढ़ेगी। बेस करंट बढ़ेगी तो इसकी बड़ी बहन कलेक्टर करंट भी बहे, क्या हो रहा है, बेस करंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट भी बढ़ेगी। और बताओ कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो VCC माइनस ICRC घटेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज घटेगा और ऑलमोस्ट लीनियरली घटेगा। VCC माइनस ICRC लीनियर रिलेशन है ना, तो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि इस रीजन में जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट लीनियरली घटेगा, है ना। और ध्यान रखना कि अभी ट्रांजिस्टर बिल्कुल नॉर्मल टाइप से वर्क कर रहा है, तो इसको ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन बोलते हैं। तो एक्टिव रीजन में आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज VCC माइनस ICRC होता है ना, तो सफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तो ये एक्टिव रीजन ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब चलो अब मान लेते हैं कि इनपुट वोल्ट लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB बहुत ज्यादा कर दिया है। ये तो हमको पता है कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB, लिख देता हूँ, लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB बहुत ज्यादा कर देंगे तो IB बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कलेक्टर करंट IC बहुत ज्यादा हो जाएगी। और पढ़ चुके हैं IC बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ही कम हो जाएगा। और इतनी ज्यादा करंट बह गई कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होने लग गया, तो इस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, है ना। तो बताओ, तो इसको इसी पार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो लिख देता हूँ कि अब मान लेते हैं कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज बहुत ही ज्यादा कर दिया, तो इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दिया तो बेस करंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कलेक्टर करंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। और ध्यान रखा कि इनपुट वोल्टेज बहुत ही ज्यादा कर दें या ट्रांजिस्टर में बहने वाली करंट इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होने लगे, तो इस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। तो सैचुरेशन रीजन में इनपुट वोल्टेज बहुत लार्ज होता है और आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होता है, तो इसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। ये ध्यान रखना। जो मैंने अभी बताया कि इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा लगा दें, मतलब ट्रांजिस्टर में इतनी सारी करंट फ्लो हो जाए कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होने लगे, तो उस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं ना, तो चलो मान लेते हैं कि सैचुरेशन रीजन तो आ गया, लेकिन अब कोई शरारती बच्चा इनपुट वोल्टेज और ज्यादा बढ़ा रहा है, या तो ध्यान रखा कि सैचुरेशन रीजन आ गया, उस, है ना। उसके बाद भी अगर कोई इनपुट वोल्टेज और बढ़ा है तो अब आउटपुट वोल्टेज और नहीं घटता है, अब आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो का टेंस टू जीरो ही रहता है, मतलब अब आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट या सैचुरेट हो जाता है।
इसीलिए इस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। जब एक्टिव रीजन नहीं रहा, अब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में आ गया है, तो अपने ट्रांजिस्टर के जो रिलेशन है वो भी पूरी तरह से वैलिड नहीं होंगे। मतलब आईसी जो है वो भी एग्जैक्टली बीटा टाइम्स ऑफ आईबी नहीं रहेगा। तो सैचुरेशन रीजन में फिर ये ट्रांजिस्टर के जो फॉर्मूले वो पूरी तरह से वैलिड नहीं होंगे, है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये ध्यान रखना कि सैचुरेशन रीजन के बाद भी अगर इनपुट वोल्टेज और बढ़ा है तो अब आउटपुट वोल्टेज और नहीं घटता है। अब आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो का जीरो ही रहता है। मतलब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, सैचुरेट हो जाता है, इसीलिए इसको सैचुरेशन रीजन बोला गया। हाँ बच्चों, अब ऐसा करते हैं ना, अब ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए हम केवल कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन को ही कंसीडर करते हैं ना। तो थोड़ी देर के लिए हम केवल कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन को ही कंसीडर करते हैं ना। तो हमको अच्छे बताया ना, हमको अच्छे बताया कि कट ऑफ रीजन में इनपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होता है तो आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और सैचुरेशन रीजन में इनपुट वोल्टेज बहुत लार्ज होता है, आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होता है ना। तो इसको डिजिटल, है ना, इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कट ऑफ रीजन में इनपुट टेंड्स टू जीरो और आउटपुट मैक्सिमम है ना। इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि कट ऑफ रीजन में इनपुट टेंड्स टू जीरो मतलब इनपुट लो है, और आउटपुट मैक्सिमम है तो आउटपुट हाई है। और ऐसे सैचुरेशन रीजन बताओ, सैचुरेशन रीजन में इनपुट वोल्टेज बहुत लार्ज है मतलब इनपुट वोल्टेज हाई है, और आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो मतलब आउटपुट वोल्टेज लो है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर, ये ध्यान रखना कि अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर मोड में लगाएं और हम केवल कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन का यूज करें, तो उस केस में जब इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई, जब इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो। मतलब इस बार जो आउटपुट होगा इनपुट का बिल्कुल उल्टा होगा। तो ये ध्यान रखना, एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर मोड में जब आए और केवल कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन यूज करें ना, तो उस केस में जब इनपुट लो तो आउटपुट हाई, और जब इनपुट हाई तो आउटपुट लो। मतलब इस केस में आउटपुट के कंपैरिजन में इनपुट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि जो डिवाइस, ये ध्यान रखना कि जो डिवाइस इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट को बिल्कुल उल्टा कर दे उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, नॉट गेट बोलते हैं। इसको नॉट गेट भी बोलते हैं, कई बार इसको स्विच भी बोलते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, है ना, तो अच्छे ध्यान रखना कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर मोड में यूज करें, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन यूज करें ना, तो उस केस में जब इनपुट हो तो आउटपुट हाई, जब इनपुट हाई तो आउटपुट लो। मतलब इस बार जो ट्रांजिस्टर इनपुट के कंपैरिजन आउटपुट को उल्टा कर देता है, और जो डिवाइस इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट को बिल्कुल उल्टा कर देता है उसको नॉट गेट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन इमीटर मोड का ट्रांजिस्टर हो और कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ही हो, तो उस केस में जो ट्रांजिस्टर है वो एक नॉट गेट के टाइप से काम करता है, एक स्विच के टाइप से काम करता है। स्विच क्यों बोलते हैं वो भी देखा होगा तुमने, तुमको पता होगा कि स्विच इस टाइप का कुछ होता है ना। तो तुम बताओ कि स्विच में जब इस वाले पार्ट को लो करते हैं तो ये वाला पार्ट हाई हो जाता है, और बताओ जब इस पार्ट को लो कर देते हैं तो वो वाला पार्ट हाई हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर में भी ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये कह सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड में और कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन यूज करें तब ये ट्रांजिस्टर एक स्विच के टाइप से, एक नोट गेट के टाइप से काम करेगा जो इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट को उल्टा कर देगा। अब अच्छे ध्यान रखना, है ना, सॉरी, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन का यूज केवल नॉट गेट में होता है। क्या ध्यान रखना कि कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन का यूज केवल नॉट गेट में होता है, बाकी इसके अलावा ट्रांजिस्टर के जितने भी एप्लीकेशन है उन सब में एक्टिव रीजन का यूज होता है ना। मतलब तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की फॉर्म में यूज करना है तब भी एक्टिव रीजन का यूज होता है, बाकी जो पर्पस है उसमें भी एक्टिव रीजन का यूज होता है। तो ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर को नॉट गेट की फॉर्म में बनाना है तब तो कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन का यूज, लेकिन आगे पढ़ेंगे कि जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की फॉर्म में बनाना है तब फिर ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन का यूज होता है। कॉमन इमिटर मोड के कंसेप्ट पढ़ लिए, अब इसकी थ्योरी को प्रॉपर्ली नोट कर लेना। तो मैं इसके पेज बताऊंगा, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है। ट्रांजिस्ट सॉरी कॉमन इमिटर मोड की थ्योरी का है पहला पेज, ये कॉमन इमिटर मोड की थ्योरी का दूसरा पेज, ये इसकी थ्योरी का तीसरा पेज,
और ये इसकी थ्योरी का चौथा पेज। चलो जो कंसेप्ट पढ़ लिया हमने, कॉमन इमीटर मोड के कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये स्टार्ट करते हैं। तो कोई हमको दे रखा है, कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका करंट गेन या बीटा इक्वल टू 100 दे रखा है, और वीबी का मतलब होता है बैरियर पोटेंशियल बिटवीन द बेस एंड इमीटर। वही बेस और इमीटर के बीच बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है ना। कई बार 0.6 वोल्ट भी दे सकता है, कई बार 0.8 वोल्ट भी दे सकता है, लेकिन इस बार दे रखा है कि बैरियर पोटेंशियल बिटवीन बेस एंड इमीटर है 0.7 वोल्ट है। तो देखो ये बेस के साइड जो रेजिस्टर लगा है आरबी, उसकी वैल्यू 8.6 किलो ओम है, और बेस के साथ जो वोल्टेज लगाते हैं उसको वीबी भी बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज भी बोलते हैं, वो 5 वोल्ट है। फिर कलेक्टर के साथ जो रेजिस्टर लगा आरसी वो 100 ओम, और कलेक्टर के साथ जो बैटरी लगी है उसके वोल्टेज को वीसीसी बोलते हैं, ये 10 वोल्ट है। और ये इमीटर को कॉमन कर दिया, ग्राउंड करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में दिया होता है तो ग्राउंड कर दिया है ना। बस अब हमको इसमें सारी चीजें पूछी हैं। तो पहले तो ऐसे ही पूछा है कि इस ट्रांजिस्टर का बीटा इतना है, तो ट्रांजिस्टर का अल्फा कितना होगा वो देखना है। उसके सेकंड पार्ट पे हमको दे रखा है कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज वीबीबी 5 वोल्ट है, तो उस केस में बेस से बहने वाली करंट आईबी, कलेक्टर में बहने वाली करंट आईसी, इमीटर में बहने वाली करंट आई कितनी होगी, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, और उसके बेसिस पर डिसाइड करना है कि ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा, है ना। और थर्ड पार्ट में हम वीबीबी की वैल्यू चेंज करें, अभी तो 5 वोल्ट थी, अगले केस में वीबीबी की वैल्यू 0.3 वोल्ट रख रहे हैं, और अगले केस में वीबीबी की वैल्यू 10 वोल्ट रख रहे हैं। तो इन तीनों केस में ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा वो देखना है। तो चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं ना। वही सबसे पहले हमको पूछा है कि ट्रांजिस्टर का करंट गेन बीटा 100 है, तो अल्फा कितना होगा वो देखना है। तो मैंने, है ना, मैंने तुमको चमका के बताया था कि ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा और बीटा में रिलेशन मिरर नहीं लेंस फॉर्मूला के सिमिलर होता है। तो क्या रिलेशन होता है, 1 अपन अल्फा माइनस 1 अपन बीटा इक्वल टू 1, वैल्यू रख देते हैं। 1 अपन अल्फा निकालना है, माइनस 1 अपन बीटा 100 इक्वल टू 1, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपन अल्फा इक्वल टू 1.01, ऐसे लिख देता हूँ ना। ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपन अल्फा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.01, इससे अल्फा कितना आ गया, 1 प्लस 0.01 का इनवर्स। बता, इसका इन्वर्स करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं ना। बता 0.01 जो है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन की जगह -1 और x की जगह 0.01। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0.99 इतना आएगा, है ना। तो बीटा 100 है तो अल्फा 0.99, तो हमको पहले से ही पता है कि जो बीटा होता है वो 1 से बहुत ही ज्यादा होता है, और अल्फा जो होता है 1 से थोड़ा सा कम होता है। तो ये तो पहला पार्ट तो ऐसे ही बेवकूफ बनाने का था, है ना, ये तो हमने कर लिया। अब चलो मेन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना। तो सेकंड पार्ट पे हमको दे रखा है कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज वीबीबी 0, सॉरी, लगाया गया इनपुट वोल्टेज वीबीबी 5 वोल्ट रखा है, तो उस केस में बेस करंट, कलेक्टर करंट वो सब कितनी होगी वो देखना है। तो मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी ट्रांजिस्टर को स्टडी करना है तो उसके लिए हम एरो से ही स्टार्ट करते हैं, है ना, भटक मत जाना। कि ट्रांजिस्टर को स्टडी करना है तो हमेशा हम एरो से स्टार्ट करते हैं। मैंने मैंने तुमको चमका के बताया था कि ट्रांजिस्टर में बेस से इमीटर के बीच वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस के डायोड के टाइप से काम करता है, जिसका बैरियर पोटेंशियल तो 0.7 वोल्ट है, लेकिन लगाया गया वोल्टेज 5 वोल्ट है। तुम बता ना, तुम बताओ कि लगाया गया, मतलब लगाया गया इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से काफी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन और होल इस बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे, और बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे तो बेस करंट बह जाएगी, है ना। अबे बेस करंट कितनी होगी वो देखना है, सॉरी क्या लिखा है ना, बेस करंट कितनी होगी वो देखना है हमको। तो एनसीईआरटी की बुक में तो रोबोट के टाइप से किरचॉफ लूप लगाया होता है ना, लेकिन हम किरचॉफ के लूप से नहीं, हम इजीली कर सकते हैं। तुम आराम से बताओ कि बेस में, आराम से बताओ कि बेस में बहने वाली करंट कितनी होगी। सिंपली
इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये डेटा के बेस में बहने वाली करंट सिंपली इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। पहले इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो तुम बता रहा, तुम बताओ कि बैटरी का लगाया गया वोल्टेज तो 5 वोल्ट है, और ये भी डायोड में चमका के बताया था कि जो बेरर पोटेंशियल है वो हमेशा एक अपोजिंग पोटेंशियल के टाइप से काम करता है। बताया था कि बेरर दीवार को जंप करने में एनर्जी मिलती नहीं है, एनर्जी खर्च होती है ना, तो एनर्जी घटेगी, इसीलिए बेरर पोटेंशियल एक अपोजिंग पोटेंशियल के टाइप से काम करता है। बस लगाया गया इनपुट वोल्टेज तो 5 वोल्ट है, और बेरर पोटेंशियल 0.7 जो है वो अपोजिंग पोटेंशियल के टाइप से काम करता है। तो बताओ इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस 0.7 अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। एक तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा है वो तो 8.6 किलो में तो 10 टू पावर 3 है, और साथ में बेस से इमीटर के बीच फॉरवर्ड बायस का भी रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन बेस टू इमीटर ये भी होगा, है ना। तो ध्यान रखना कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो बेस से इमीटर के बीच जो फॉरवर्ड बायस का पार्ट है उसका भी रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो एनसीईआरटी की बुक है या 12th या जेईई मेंस लेवल पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि बेस से इमीटर के बीच जो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है वो टेंड्स टू 0 है। तो बेस में बहने वाली करंट इतनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, रास्ते का नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो 4.3 अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 8.6 इंटू 10 टू पावर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, जिसको 0.5 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। तो अभी इतना एक्सप्लेन किया, लेकिन आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हो, आगे डायरेक्ट आना चाहिए कि बेस में बहने वाली करंट सिंपली इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस 0.7 अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 8.6 किलो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेस में बहने वाली करंट 0.5 मिली एम्पियर था। अब बताओ बेस, है ना, बताओ बेस करंट आ गई तो उसकी बड़ी बहन कलेक्टर करंट भी निकाल सकते हैं ना। मैंने चमका के बताया था कि बेस करंट आई भी हो तो इसकी बड़ी बहन कलेक्टर करंट कितनी होगी, बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। लिख देता हूँ, बेस करंट आ गई तो तब कलेक्टर करंट कितनी होगी, बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। तो तब बीटा तो हमको कितना दे रखा है 100, और आई बी बेस करंट 0.5 मिली एम्पियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कलेक्टर करंट कितनी हो गई 50 मिली एम्पियर, एक कलेक्टर करंट आ गई। अब तुम बताओ कि कलेक्टर में करंट बहेगी, है ना, कलेक्टर में करंट बहेगी तो अब ये आउटपुट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है ना। मैंने ये भी बताया था कि आउटपुट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको दूसरे शब्दों में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर टू इमीटर वीसीई से रिप्रेजेंट करते हैं। पता था ना, तो आउटपुट वोल्टेज को वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर वीसीई से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको केवल वीसी भी बोल सकते हैं क्योंकि ग्राउंड कर दिया है तो वी तो एब्सोल्युटली 0 है, इसलिए इसको वीसी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना कि आउटपुट वोल्टेज को अलग-अलग शब्दों में दिया होता है। आउटपुट वोल्टेज को वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू इमीटर वीसीई भी बोल सकते हैं, या इस बार वी बिल्कुल 0 है तो वीसीई को वीसी भी बोल सकते हैं ना। बस ये आउटपुट वोल्टेज कितना होगा वो देखना है। तो मैंने तुमको, है ना, सॉरी, मैंने तुमको बिल्कुल चमका के बताया था कि जो आउटपुट वाला पार्ट है वो रियल बैटरी के सिमिलर होता है जिससे करंट निकल रही होती है, और वही बैटरी से करंट निकले तो पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर। वैसे आउटपुट के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ई की जगह तो वीसीसी माइनस आई आर की जगह आईसीआरसी वैल्यू रख देते हैं। वीसीसी तो 10 माइनस आईसी 50 मिली में तो 10 टू द पावर -3, और आरसी तो आरसी 100 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज या वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर कितना आ गया अपने पास 5 वोल्ट, है ना। तो वीसी या आउटपुट वोल्टेज अपने पास +5 वोल्ट आ गया, है ना। तो लास्ट पार्ट में ही पूछा था कि आईबी निकालिए, आईसी निकालिए और आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज निकालिए। बस अब इसके बेसिस पर, है ना, इसके बेसिस पर हमको पहचाना है कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा वो देखना है। तो तुम बताओ 1 मिनट, तो बताओ कि लगाया गया वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बैरियर को जंप कर जाएंगे, मतलब इन्होंने कट ऑफ तो क्लियर कर दिया है, मतलब कट ऑफ रीजन में तो नहीं होगा। और तुम बताओ कि इतनी ज्यादा करंट भी नहीं बह गई कि आउटपुट वोल्टेज 0 है, नेगेटिव होने लगे, इसे सैचुरेशन रीजन में भी नहीं होगा। तो तुम बताओ कि इस बार करंट बहुत नॉर्मल टाइप से बह रही है और आउटपुट वोल्टेज सफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा।
है तो ये ध्यान था कि करंट भी बहुत नॉर्मल टाइप से बह रही है और सबसे मेन चीज की आउटपुट वोल्टेज सफिशिएंट पॉजिटिव है। मतलब बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा। एक्टिव रीजन में होगा मतलब इसका एम्पलीफायर की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी कर लिया था। चलो अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। चलो बच्चों इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट था, जो सेकेंड पार्ट था उसमें तो लगाया गया इनपुट वोल्टेज वीबीबी 5 वोल्ट था। तो उस केस में तो नॉर्मल करंट बह रही थी और आउटपुट वोल्टेज सफिशिएंट पॉजिटिव था। मतलब इस केस में तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में था। लेकिन थर्ड पार्ट पे हमको दे रखा है कि अब वीबीबी चेंज करें। तो एक बार वीबीबी 0.3 वोल्ट और अगली बार वीबीबी 10 वोल्ट। तो इन दोनों केस में ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा वो देखना है ना। तो चलो हमको है ना, तो हम क्या करें कि पहले है ना, पहले लगाया गया इनपुट वोल्टेज चेंज करके 0.3 वोल्ट कर देते हैं। तब ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में होगा वो देखना है। ये तुम कॉमन है ना, ये तुम कॉमन सेंस सोच सकते हो। बताओ बेसिक है ना, बताया था कि बेस से इमीटर के बीच वाला पार्ट एक फॉरवर्ड बायस के डायोड के डाइड से काम करता है, जिसका बेरर पोटेंशियल तो ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट था। लेकिन लगाया गया इनपुट वोल्टेज केवल 0.3 वोल्ट है। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इस बार है ना, इस बार लगाया गया इस बार लगाया गया इनपुट वोल्टेज बेरर पोटेंशियल से भी कम है। तो इस बार इलेक्ट्रॉन होल बेरर को इजीली जंप नहीं कर पाएंगे, और तो जंप नहीं कर पाएंगे तो इस बार IB टेंड्स टू 0 होगा। IB टेंड्स टू 0 होगा तो IC भी टेंड्स टू 0 होगा, तो IE भी टेंड्स टू 0 होगा। और बताओ इस बार ट्रांजिस्टर से करंट न के बराबर बहेगी। तो ट्रांजिस्टर से करंट नहीं बह रही है तो ट्रांजिस्टर कटे हुए वायर के टाइप से काम करेगा, मतलब कट ऑफ रीजन में होगा। है ना, तो ये तो तुम लॉजिकली बोल सकते हो कि 0.3 वोल्ट लगाए तब तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वीबीबी को चेंज कर रहे हो। चलो अब मान लेते हैं कि वीबीबी का वैल्यू 10 वोल्ट रख रहे हैं। बस अब ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन है, कोई स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि होता है जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो वीबीबी 5 वोल्ट और इस बार वीबीबी 10 वोल्ट है। तो तुमको बताओ कि बताओ वीबीबी डबल कर दिया है तो बताओ जो बेस करंट होगी वो भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। 0.7 वोल्ट का फैक्टर तो बहुत ही कम होता है। तो रफली ये बोल सकते हैं कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज डबल कर दिया तो बेस करंट भी अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगी, कलेक्टर करंट भी अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगी। तो आईसीआरसी भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। पहले आईसीआरसी 5 था तो अब 10 हो जाएगा। तो द ICRC 10 तो आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू 0 और आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू 0 होने लग गया। इससे अब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होगा। तो स्मार्ट पर्सन तो मुंह जुबानी कर लेगा, लेकिन अगर कोई मंद बुद्धि हो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको भी एक बार गधोटे से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो वही इस केस में हमने लगाया गया इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट रखा है जो कि 0.7 वोल्ट से काफी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन होल बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे। और बताओ है ना, इलेक्ट्रॉन बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे तो बेस करंट बह जाएगी। और हमको बताया कि बेस करंट कितनी होगी, है ना, बेस करंट कितनी होगी। इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो लगाया गया वोल्टेज 10 और बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट। तो रास्ते का नेट पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0.7 अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 8.6 किलो मतलब 10 टू पावर 3। इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो ये बेस करंट अप्रोक्सीमेटली 1.08 मिली एम्पियर इतनी आएगी। तो बताओ बेस करंट इतनी है तो कलेक्टर करंट भी बहेगी और कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स ऑफ IB होगी। तो बीटा तो 100 और IB 1.08 मिली एम्पियर। तो इससे सॉल्व करेंगे तो कलेक्टर करंट कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 108 मिली एम्पियर, या इसको 0.108 एम्पियर भी लिख सकते हैं। कलेक्टर करंट आ गई। तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज देख लेते हैं। तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज VCC माइनस ICRC। तो बताओ आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, VCC तो 10 माइनस IC 0.108 इंटू RC कितना है 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज माइनस 0.8 वोल्ट है ना, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज माइनस 0.08 वोल्ट ये आ गया है। तो मैंने बताया था, है ना, मैंने पहले ही बताया था कि अगर ट्रांजिस्टर ये पहले ही बताया था कि अगर ट्रांजिस्टर में करंट इतनी ज्यादा बह जाए कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू 0 या नेगेटिव होने लगे, तुरंत समझ जाना कि अब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होगा।
तो जो ध्यान रखा कि अपने 12th या जेईई लेवल पर तो हम यही बोलेंगे कि इस बार करंट इतनी ज्यादा बह गई है कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो है, नेगेटिव होने लग रहा है, इसलिए ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होगा, यही बोलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुम ये भी पढ़ोगे, वैसे तो ग्राफ में ही बताया था, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुम ये भी पढ़ोगे कि एक बार सैचुरेशन रीजन आ गया, उसके बाद तुम इनपुट वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, मतलब 10 वोल्ट 12 वोल्ट कितना ही बढ़ाओ, एक बार सैचुरेशन रीजन आ गया, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज सैचुरेट हो जाता है, मतलब टेंड्स टू जीरो हो जाता है। तो अगर अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर लिखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होने का प्रयास कर रहा है, इसलिए सैचुरेशन रीजन में आ गया है, और सैचुरेशन रीजन में आउटपुट वोल्टेज सैचुरेट हो जाता है, मतलब टेंड्स टू जीरो होता है। तो अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आंसर ये लिखेंगे कि सैचुरेशन रीजन तो होगा लेकिन आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू जीरो होगा। इसके सॉल्यूशन को ही मैंने डिटेल में लिखा है, तो इससे नोट करोगे तो बेटर रहेगा। इसके सॉल्यूशन का ये पहला पेज है, और ये इसके सॉल्यूशन का दूसरा पेज है। ठीक है, तो इससे नोट करोगे थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक रहेगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो बच्चों, एनसीईआरटी की बुक का एक टफ क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी अधूरा दे रखा है, काफी सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। मैंने उसी क्वेश्चन को प्रॉपर लैंग्वेज में लिख दिया है, तुम वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। बच्चों, इसको देख लेते हैं। तो हमको दे रखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसको कॉमन इमीटर मोड में जमाया है। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन मतलब बीटा 250 दे रखा है ना। उसके बाद बेस और इमीटर के बीच जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसको वीबी बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बिटवीन बेस एंड इमीटर। तो बेस और इमीटर के बैरियर पोटेंशियल वैसे तो अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होता है, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्लियर तो नहीं दे रखा है, लेकिन पीछे की जो थ्योरी है उसमें ये चीज दे रखी है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछता है उसकी भावना ये है कि कट ऑफ रीजन के लिए तो बैरियर पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है, लेकिन एक बार कट ऑफ क्लियर हो गया उसके बाद एक्टिव और सैचुरेशन रीजन के लिए वीबी 0.8 वोल्ट है। इन्होंने क्लियरली तो नहीं लिख रखा, लेकिन अगर तुम्हारे जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा क्लियरली, है ना, कि कट ऑफ क्लियर, है ना। कट ऑफ रीजन के लिए तो बैरियर पोटेंशियल 0.6 वोल्ट, लेकिन एक बार कट ऑफ क्लियर हो गया उसके बाद एक्टिव और सैचुरेशन रीजन के लिए ये बैरियर पोटेंशियल 0.8 वोल्ट लेना है, तो झगड़ा नहीं करेंगे ना। उसके बाद ये भी हमको पता है कि इतनी ज्यादा करंट फ्लो हो गई कि आउटपुट वोल्टेज मतलब वीसी टेंड्स टू जीरो होने लग गया, तो उसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने लड्डू टाइप से दे ही रखा है कि सैचुरेशन रीजन के लिए आउटपुट वोल्टेज मतलब वीसी टेंड्स टू जीरो हो जाना चाहिए ना। उसके बाद ये भी पता है कि बेस के साथ जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको आरबी बोलते हैं, वो 100 किलो में, और बेस के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसके वोल्टेज को वीबीबी या इनपुट वोल्टेज बोलते हैं, है ना। और हमको दे रखा है कि ये जो लगाया गया जो इनपुट वोल्टेज है वो हम 0 से 5 वोल्ट तक ही चेंज करा सकते हैं, है ना। हमको दे रखा है कि इनपुट वोल्टेज को 0 से 5 वोल्ट तक ही हम चेंज करा सकते हैं। उसके बाद कलेक्टर के साइड जो रेजिस्टर लगाता है उसको आरसी, वो 1 किलो ओम, और उसके साथ जो बैटरी लगी होती है उसके वोल्टेज को वीसीसी बोलते हैं, ये 5 वोल्ट है ना। अब हम क्या करें कि अपना लगाया गया इनपुट वोल्टेज वीबीबी को चेंज करें, 0 से 5 वोल्ट तक चेंज करें। तो बस हमको पूछा है कि इनपुट वोल्टेज वीबीबी की, है ना, इनपुट वोल्टेज वीबीबी की रेंज क्या हो ताकि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में हो। फिर इनपुट वोल्टेज की रेंज क्या हो ताकि ट्रांजिस्टर अपने एक्टिव रीजन में पहुंच जाए, और फिर इनपुट वोल्टेज की रेंज क्या हो ताकि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाए। ये सब पूछा है, इजीली कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वही सबसे पहले हम देखते हैं कि वीबी लगाए गए इनपुट वोल्टेज वीबीबी की वैल्यू कितनी रखें ताकि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में हो। ये तो मैंने बताया था कि, सॉरी ना, मैंने बताया था कि बेस और इमिट बेस और इमीटर के बीच वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस के डायोड के टाइप से काम करता है, जिसका बैरियर पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन इस बार इन्होंने दे रखा है कि कट ऑफ रीजन के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.6 वोल्ट लेना है, तो हम 0.6 वोल्ट ले लेते हैं, है ना। तुम बताओ कि बेस और इमीटर, सॉरी है ना,
हाँ, बताओ बेस और इमीटर के बैरियर पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है। तो बताओ अगर, है ना, बताओ अगर लगाए गए इनपुट वोल्टेज VBV की वैल्यू 0.6 वोल्ट से भी कम हो तो इलेक्ट्रॉन और होल बैरियर को जंप नहीं कर पाएंगे, तो IB 0, IC 0, IE सब 0 हो जाएंगे, तो कट ऑफ रीजन में पहुंच जाएगा। बस बोल सकते हैं कि कट ऑफ रीजन के लिए लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB 0.6 वोल्ट से भी कम होना चाहिए। मतलब कट ऑफ रीजन के लिए VBB की वैल्यू 0 से लेकर के 0.6 वोल्ट के बीच हो तो ये कट ऑफ रीजन में होगा। अब चलो एक्टिव रीजन के पहले एक बार देखते हैं कि सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट वोल्टेज कितना होगा वो देखना है, और फिर इससे हम एक्टिव रीजन को भी एस्टिमेट कर लेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में पहुंचाने के लिए या सैचुरेशन रीजन स्टार्ट करने के लिए, है ना, उसके लिए इनपुट वोल्टेज कितना लगाना होगा वो देखना है ना। तो मैंने बताया था, अरे क्वेश्चन में लड्डू मिठाई से दे भी रखा है ना, और हमको पता भी है ना, हमको अच्छे पता है कि ट्रांजिस्टर में इतनी ज्यादा करंट बह जाए, है ना, मैंने बताया था 1 मिनट। तो मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर में इतनी ज्यादा करंट फ्लो हो जाए कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू 0 होने लगे, तो उसी को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं ना। लिख देता हूँ, इतनी ज्यादा करंट फ्लो हो जाए कि आउटपुट वोल्टेज मतलब VC टेंड्स टू 0 होने लग जाए, तो उसी को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। तो बता सैचुरेशन रीजन के लिए आउटपुट या सैचुरेशन रीजन स्टार्ट होने के लिए आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना। अब देखो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज सॉरी, इसको VC भी बोल सकते हैं ना, VC या आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो मैंने क्लियरली बताया था, है ना। तो मैंने चमका के बताया था कि आउटपुट वाला पार्ट रियल बैटरी के सिमिलर होता है जिससे करंट निकलती है, इससे आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज E माइनस IR के सिमिलर VCC माइनस ICRC, है ना। तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज VCC माइनस ICRC होता है। और बताओ सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराना है तो उसके लिए आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज टेंड्स टू 0 मतलब लिमिटिंग 0 होना चाहिए। लिख सकते हैं ना, तो आउटपुट वोल्टेज VCC माइनस ICRC, और सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू 0 होना चाहिए। वैल्यू रख देते हैं, तो VCC की वैल्यू तो 5 माइनस IC निकालना इनटू RC 1 किलो मतलब 1000, और सैचुरेशन रीजन में पहुंचाने के लिए आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो IC कितना आ गया बताओ, 5/1000 मतलब 5 मिली एम्पियर, तो हम पक्का बोल सकते हैं ना, है तो हम पक्का बोल सकते हैं कि सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए ना, सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए कलेक्टर करंट IC 5 मिली एम्पियर होनी चाहिए। तो बस सैचुरेशन स्टार्ट कराने के लिए कलेक्टर करंट 5 मिली एम्पियर है, तो बेस करंट कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि कलेक्टर करंट कितनी होती है, बीटा टाइम्स ऑफ IB। तो बताओ IB कितना होगा, IC ओपन बीटा। तो द सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए IC की वैल्यू तो 5 मिली एम्पियर होनी चाहिए, ओपन बीटा कितना है 250। तो इसको सॉल्व करेंगे तो IB आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये IB कितना आ गया देख लेना। इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, ये 20, और मिली एम्पियर बाय 1000 माइक्रो एम्पियर, इतनी जोड़ बाकी आती होगी, है ना। तो सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए कलेक्टर करंट 5 मिली एम्पियर होनी चाहिए, तो उसकी छोटी बहन बेस करंट कितनी होनी चाहिए, IC बाय बीटा मतलब 20 माइक्रो एम्पियर होनी चाहिए। बस सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए बेस करंट इतनी होनी चाहिए, तो उसके लिए लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB कितना होना चाहिए वो देखना है। तो उसके लिए हम सिंपली बेस करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना। इन मूर्खों ने तो किरचॉफ लूप से कर रखा है, लेकिन हमको किरचॉफ भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है ना। तो बस उसके लिए बेस करंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका के बताया था कि बेस में बहने वाली कभी भी करंट निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं यार, कोई बेस पे बहने वाली करंट कितनी होगी, सिंपली इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो लिख देता हूँ कि बेस में बहने वाली करंट इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो तुम बताओ कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज तो VBB है, और एक्टिव और सैचुरेशन रीजन के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.8 वोल्ट है। और मैंने बताया था कि बैरियर पोटेंशियल हमेशा एक अपोजिंग पोटेंशियल के टाइप से काम करता है। तो बताओ
लगाया गया इनपुट वोल्टेज तो VBB और बैरियर पोटेंशियल 0.8 वोल्ट जितना अपोजिंग है, तो रास्ते का नेट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया VBB माइनस 0.8 अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, तो रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना है RB जो कि 100 किलो मतलब 10 टू पावर 3 है। और तुम बताओ कि सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए IB कितना होना चाहिए 20 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 टू पावर माइनस 6। इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास VBB आ जाएगा 2.8 वोल्ट, कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो VBB 2.8 वोल्ट इतना आ गया। तो पक्का बोल सकते हैं, एक मिनट, पक्का बोल सकते हैं कि सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए कलेक्टर करंट 5 मिली एम्पियर तो बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर, और सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए लगाया गया इनपुट वोल्टेज VBB कितना होना चाहिए 2.8 वोल्ट। और आगे हम सोच सकते हैं ना, आगे हम सोच सकते हैं, बताओ सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए इनपुट वोल्टेज की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू तो 2.8 वोल्ट है, लेकिन हमको पता है कि अगर इनपुट वोल्टेज उससे भी ज्यादा कर दिया, है ना, ग्राफ में बताया था। तो बताओ कि सैचुरेशन रीजन स्टार्ट कराने के लिए इनपुट वोल्टेज की रिक्वायर्ड वैल्यू 2.8 वोल्ट है, बाकी अगर इनपुट वोल्टेज उससे भी ज्यादा लगा दिया तो बताओ अब आउटपुट वोल्टेज और नहीं घटेगा, टेंस टू जीरो का जीरो ही रहेगा, जिसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। तो सैचुरेशन रीजन के लिए लगाए गए इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 2.8 है, उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो सैचुरेशन रीजन के लिए VBB की मिनिमम वैल्यू 2.8, लेकिन 2.8 है, उससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। लेकिन 5 वोल्ट से ज्यादा हम VBB कर ही नहीं पा रहे, वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो बोल सकते हैं कि सैचुरेशन के लिए VBB की वैल्यू 2.8 और 5 वोल्ट के बीच होनी चाहिए। लिख देता हूँ ना कि सैचुरेशन के लिए VBB की वैल्यू 2.8 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, या VBB की वैल्यू 2.8 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच होनी चाहिए। ये आ गया। अब चलो तीसरा पूछा है कि इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में पहुंचाना है, तो उसके लगाए गए इनपुट वोल्टेज VBB कितना रखना होगा। तो ये तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है ना, ठीक है। तो ये तो है ना, ये तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि लगाए गए इनपुट वोल्टेज VBB की वैल्यू 0.6 वोल्ट से भी कम रख, लिख देता हूँ। तो लगाए गए इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0.6 वोल्ट से भी कम रखेंगे तो कट ऑफ रीजन में होगा। लगाए गए इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 2.8 से भी ज्यादा रखेंगे तो सैचुरेशन रीजन में रहेगा। तो तब एक्टिव रीजन के लगाए गए इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0.6 वोल्ट से तो ज्यादा होनी चाहिए और 2.8 वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो एक्टिव रीजन के लगाए गए इनपुट वोल्टेज VBB की वैल्यू 0.6 वोल्ट से ज्यादा, लेकिन 2.8 वोल्ट से कम, मतलब 0.6 वोल्ट से 2.8 वोल्ट के बीच होनी चाहिए। इस टाइप से ऐसे टफ क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिख रखा है। इसके सॉल्यूशन का पहला पेज और ये इसके सॉल्यूशन का दूसरा पेज। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक, देखो इसी में एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये NCERT की एग्जाम प्रॉब्लम से थोड़े से डेटा चेंज कर दिए, तो इस क्वेश्चन को भी तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ये वाला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन ही करूंगा। हाँ बच्चों, ये आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कि अभी तक तो है ना, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ये ट्रांजिस्टर में VBB और VCC अलग अलग बैटरी से अचीव करते थे, याद है ना। तो VBB और VCC अलग अलग बैटरी से अचीव करते थे, लेकिन ध्यान रखना कि कई बार पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, VBB और VCC दोनों सेम बैटरी से अचीव करते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेना एक बार, है ना, ध्यान से। तो इस बार भी हमको, है ना, इस बार भी हमको दे रखा है कोई NPN ट्रांजिस्टर है, उसका करंट गेन मतलब बीटा 100 दे रखा है। उसके बाद बैरियर पोटेंशियल बिटवीन बेस टू इमीटर 0.6 वोल्ट है, ये दे रखा है। मैंने बताया था कि बुक की मर्जी, कभी 0.6 लेते हैं, कभी 0.7, कभी 0.8, तो झगड़ा नहीं करेंगे। बेस और इमीटर के बीच का बैरियर पोटेंशियल 0.6 वोल्ट दे रखा है ना। अब देखो, अब हमने क्या किया है कि VBB और VCC दोनों को एक ही बैटरी से अचीव किया गया है। तो तुम खुद बताओ
दोनों को 5 वोल्ट की एक ही बैटरी से अचीव किया। तुम मुझे बताओ कि ये वाला जो सर्किट है, उसके लिए जो 5 वोल्ट है वो वीबीबी का काम करेगा और इस वाले सर्किट के लिए जो 5 वोल्ट है वही वीसीसी का काम करेगा। पैसा बचाने के लिए वीबीबी और वीसीसी दोनों को एक ही बैटरी से अचीव किया गया है। उसके बाद कलेक्टर के साथ लगा हुआ रेजिस्टेंस आरसी 100 दे रखा है। उसके बाद बेस में बहने वाली करंट भी हमको लड्डू की टाइप से 0.2 मिली एम्पियर दे रखी है बस। एक तो हमको देखना है कि बेस के साथ लगा रेजिस्टर आरबी कितना होगा, फिर आउटपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर कितना होगा। और तुम बताओ, इमीटर को ग्राउंड कर दिया मतलब इमीटर पर पोटेंशियल एब्सोल्युटली जीरो है ना। इमीटर पर पोटेंशियल एब्सोल्युटली जीरो है, तो होता वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर को तुम वीसी भी बोल सकते हो। बताओ ना, इमीटर ग्राउंड कर दिया, वी बिल्कुल जीरो है, तो वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर को तुम वीसी भी बोल सकते हो, वो कितना होगा। और बताओ आउटपुट वोल्टेज या वीसी आ गया, तो उसके बेसिस पर हमको डिसाइड करना है कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा, वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं, तो ये इसमें मेन चीज यही है कि इस बार वीबीबी और वीसीसी दोनों एक ही बैटरी से अचीव किया गया, तो हम शक्ल देखते ही समझ गए कि बता ये वाला जो सर्किट है उसके लिए ये 5 वोल्ट जो है वो वीबीबी का काम करेगा और उस सर्किट के लिए यही बैटरी वीसीसी का काम करेगी, है ना। तो बस मैंने तुमको चमका के बताया था ना, एक मिनट, मैंने मैंने तुमको चमका के बताया था कि ट्रांजिस्टर की कोई भी क्वेश्चन हो तो घबराना मत, सबसे पहले एरो से स्टार्ट करेंगे। मैंने, है ना, तुमने बताया था कि बेस से इमीटर के बीच वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस के डायोड के टाइप से काम करता है, जिसका बैरियर पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है, लेकिन जो लगाया गया वोल्टेज जो 5 वोल्ट है ना। बस तुम बताओ कि इस बार भी लगाया गया वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से काफी ज्यादा है, तो इस बार भी इलेक्ट्रॉन होल बैरियर को इजीली जंप कर जाएंगे, मतलब बेस करंट बह जाएगी, ऐसी बहेगी ना, ये तो बेस करंट ऐसे बह जाएगी। और बेस करंट कितनी होगी वो देखना है, तो उसके लिए किरचॉफ भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि बेस करंट कितनी बहेगी, बताओ। ये रेड वाला रास्ता दिख रहा है ना तो बेस करंट कितनी बहेगी, सिंपली इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस तो इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो बताओ 5 वोल्ट का तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया ही है, और ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो एक अपोजिंग पोटेंशियल के टाइप से काम करेगा, तो बताओ इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस 0.6 अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, तो होता है इस रास्ते में बाकी कहीं तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली आरबी, तो बेस करंट इतनी होगी। और हमको क्वेश्चन दे रखा है कि बेस करंट कितनी है 0.2 मिली ओम मतलब 10 टू पावर -3, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक लाइन में अपने पास आरबी आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सोल्व करेंगे तो आरबी अपने पास कितना आएगा 22 किलो ना, तो सोल्व करेंगे तो आरबी अपने पास कितना आएगा 22 किलो, ये आरबी आ गया, है ना। चलो ये पहला पार्ट तो हो गया। तो देखो तो बेस करंट आईबी दे रखी है, अब हम इसकी बड़ी बहन कलेक्टर करंट आईसी निकाल लेते हैं, तो मैंने चमका के बताया था कि तब बेस करंट आईबी हो तो उसकी बड़ी बहन कलेक्टर करंट कितनी होगी, बीटा टाइम्स ऑफ आईबी, तो द बीटा तो कितना है 100 इंटू आईबी 0.2 मिली एम्पियर, इसको सॉल्व करेंगे तो आईसी कितना आ गया 20 मिली एम्पियर आईसी आ गया। आईसी आ गया तो बस अब हमको आईसी आ गया, अब हमको देखना है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, लिख देता हूँ आईसी आ गया, तो अब हमको आउटपुट वोल्टेज कितना होगा वो देखना है। बताओ आउटपुट वोल्टेज को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, लेकिन इस बार इमीटर को ग्राउंड कर दिया है, इमीटर का पोटेंशियल एब्सोल्युटली जीरो है, तो इस वीसी को वोल्टेज ऑफ, है ना, इसको वोल्टेज ऑफ कलेक्टर मतलब वीसी भी बोल सकते हैं, वो कितना होगा वो देखना है। मैंने तुमको चमका के बताया था, है ना, एक मिनट, मैंने चमका के बताया था कि ये इनपुट वाले सर्किट के लिए तो जो बैटरी है वो वीबीबी का काम करी थी, और बता अभी जो आउटपुट वाला सर्किट है उसमें यही बैटरी अब वीसीसी का काम करेगी, सही है ना। डेटा ये आउटपुट वाला जो सर्किट है उसमें यही बैटरी वीसीसी का काम करेगी, तो बस आउटपुट वोल्टेज कितना होगा वो देखना है, तुमको डायरेक्ट पता है ना। अब तुम केवल इस वाले सर्किट को देखना, बाकी पूरी दुनिया को भूल जाना। तो बता आउटपुट वाले पार्ट के लिए यही जो बैटरी है वो वीसीसी का काम करेगी, तो हमको अच्छे बताया कि बता आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, सिंपली वीसीसी माइनस आईसीआरसी, इसको आउटपुट वोल्टेज वीसी भी बोल सकते हैं, वीसी भी बोल सकते हैं, है ना, इतना होगा, वैल्यू रख देते हैं
वीसीसी बताओ, आउटपुट सर्किट के लिए यही बैटरी वीसीसी का काम करेगी, तो वीसीसी 5 माइनस आईसी कितना है 20 मिली में, तो 10 टू द पावर -3 इंटू आरसी, तो आरसी हमको कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आउटपुट वोल्टेज, इसको वीसी भी बोल सकते हैं या इसको वीसी भी बोल सकते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा +3 वोल्ट इतना आ जाएगा। और तुम बताओ 1 मिनट, तुम बताओ कि इस बार इस ट्रांजिस्टर में, है ना, इस बार इस ट्रांजिस्टर में करंट बहुत नॉर्मल टाइप से बह रही है, और तुम बताओ कि जो आउटपुट वोल्टेज जो सफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब पक्का बोल सकते हैं ये भी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा, सही है ना। तो इधर कट ऑफ क्लियर हो गया, करंट तो नॉर्मल टाइप से बह ही रही है, और इस बार इतनी ज्यादा करंट भी नहीं बह गई कि आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू 0 या नेगेटिव होने लगे, बल्कि इस बार आउटपुट वोल्टेज सफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि इस बार ट्रांजिस्टर सिंपली एक्टिव मोड में होगा, एक्टिव रीजन में होगा। एक्टिव रीजन में होगा तो इसका हम एम्पलीफायर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं ना। कई बार हमको पूछता है कि इमीटर में बहने वाली करंट आई ई कितनी होगी, तो हमको पता है ना, कि बताओ इमीटर में बहने वाली करंट आई कितनी होती है, आईसी प्लस आईबी। यहाँ से भी देख सकते हो, इधर से करंट आ रही है आईबी, इधर से करंट आ रही है आईसी, तो द आई निकलने वाली करंट आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी होगा। तो द आईसी तो कितना है 20 मिली एम्पियर प्लस आईबी कितना है 0.2 मिली एम्पियर, तो इसको ऐड करोगे तो 20.2 मिली एम्पियर आईसी भी आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, इसे घुमा करके दे रखे हो तब भी कर सकते हैं।